हेलो सेमेस्टर टू स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का कॉस्ट एंड एमएचआरएम का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग आपका बात करने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर टू का जो लास्ट एग्जाम है, जिसका एग्जाम आपका 18 नवंबर को होने वाला है, उस सब्जेक्ट के बारे में, आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर टू का, इसमें टोटल आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से आपका 50 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपका जो कॉलेज है उसमें एग्जाम होने वाला है। अब बाकी का जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है, ये आपका जो होम दूसरा सेंटर पर है वहाँ पे जाकर आपका एग्जाम होने वाला है, और ये थ्योरिटिकल एग्जाम होने वाला है। ये 50 मार्क्स आपका कंप्लीट थ्योरी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो बात करें तो आपका थ्योरी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो आपका थ्योरी में टोटल होने वाले हैं 5 चैप्टर्स। यूनिट 1 का जो आपका है 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 2 से आपका भी 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 4 से आपका 10 से 15 मार्क्स का, एंड यूनिट 5 से 5 to 7 मार्क्स का। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 को कंप्लीट करना। ये आपका कंप्लीटली वन शॉट रहने वाला है। ये आपको सिर्फ ये एक वीडियो को देखना है। इस एक वीडियो में हम लोग आपका कंप्लीट चैप्टर्स को कवर करेंगे, और जो क्वेश्चंस और जो पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए, सिर्फ उसको ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में चैप्टर्स के अंदर जाने से पहले आपके लिए हम लोग एक चार्ट बना के लेके आए। इस चार्ट को पहले समझते हैं कि इसमें क्या है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को आगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये है एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिस सब के कारण ये कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, और ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 मेजर पार्ट है: इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू। अच्छा, ये जो सीपीयू है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर कंप्यूटर कुछ कर पाता है, कुछ अधिक टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसका मेन रीजन है ये सीपीयू। सेकेंड आपका आता है इनपुट। इनपुट डिवाइसेस क्या हो गया सर? कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, स्कैनर, ये सब आपके हो गए इनपुट डिवाइसेस। इससे क्या होता है, इससे कंप्यूटर इनपुट लेता है, मतलब जो भी आपका आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है। एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपका जो इंस्ट्रक्शंस को उसने रिसीव किया है, उसको प्रोसेस करके आप जो आउटपुट चाहते हैं, जो करेक्ट आउटपुट होने वाला है, वो डिजायर्ड आउटपुट को आपको दिखाता है या आपको देता है आउटपुट लेके। प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं उसको, मॉनिटर से आप उसको देख सकते हैं, और स्पीकर के थ्रू आप उसको सुनते हैं आउटपुट को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गया सर? एक तो आपका हो गया स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया सर? प्राइमरी मेमोरी हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, नेक्स्ट आपका हो गया स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी, एंड दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें डेटा कभी भी डिलीट हो जाता है, ज़्यादा देर तक सेव नहीं होता है। इसको या तो आप डिलीट नहीं कर पाएगा डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर पाइएगा। और ये कैपेसिटी इसका बहुत छोटा होता है, मतलब इसमें आप बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रख सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट सेकेंडरी मेमोरी आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें आपका डेटा लॉस होने का रिस्क बहुत ही कम होता है, और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना तक इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास जितना पैसा उतना बड़ा सेकेंडरी मेमोरी को बना सकता है। ये बहुत बड़े बड़े फाइल्स को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है। और आपका प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी आपका फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, रैम एंड रोम। रैम आपका क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि रोम को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। इसमें जो डेटा फीड किया गया उसको हम लोग खाली रीड कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर से कुछ हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। तो रोम आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। और ये आपका क्यों जरूरी है? ये आपका जरूरी है, जो आपका सिस्टम चालू होता है ना बूट के लिए, तो बूटिंग के लिए जो फाइल्स लगते हैं, जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर जो चालू होता है उसमें जो जो फाइल्स, जो जो इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, और जो बायोस के डेटा रहते हैं, ये सारे इसके अंदर सेव्ड रहते हैं। ठीक है, जिससे कंप्यूटर आपका चालू हो सके। अच्छा, इसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, आपको पहले ही बता दिया। और इसका साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसका और कुछ काम नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है, कंप्यूटर चालू हो, कंप्यूटर बंद हो, कंप्यूटर का चालू होने के लिए जो फाइल्स लगेंगे उसको स्टोर करना, जो आपका कंप्यूटर का लाइसेंस है उसको स्टोर करना, बस दैट्स इट। तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, रैम क्या हो गया? रैम आपका जो डेटा है उसको टेम्पररी बेसिस में सेव करता है।
जब आपका कंप्यूटर चालू हो गया, कंप्यूटर चालू होने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे हैं, तो उसका कुछ कैशे डेटा रैम अपने अंदर सेव करके रख लेता है कि ये एप्लीकेशन चल रहा था, इसमें यहाँ पे ये फाइल्स खुला हुआ है, ताकि आपको एप्लीकेशन वो खुलने में आपका हेल्प हो सके और एप्लीकेशन आपका रनिंग करता रहे, ठीक है? तो ये स्टोर्स डेटा टेम्परेरी बेसिस आपका डेटा को स्टोर करता है। इसको बहुत ईज़िली रीड राइट मॉडिफाई कर सकते हैं, आपका डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके बाद फिर से नया डेटा को लिख भी सकते हैं, मतलब नया एप्लीकेशन खोलेंगे, फिर से उसी एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो डेटा मॉडिफाई होता रहता है टाइम टू टाइम। और ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसका काम है एप्लीकेशन को ओपन करना, एप्लीकेशन के फाइल्स को मैनेज करना, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन का फाइल्स उसको मैनेज करना। ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यदि ये स्लो होगा तो आप लोग का एप्लीकेशन का जो खुलने का टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मेनली ये बहुत फास्ट होता है और इसका साइज़ भी बहुत टीबीज़ तक होता है। आज के टाइम में जो सर्वर्स हैं, बहुत 1000 एंड टीबीज़ ऑफ रैम का भी आजकल यूज़ होता है, ताकि आपका जो सिस्टम है बहुत ही स्मूथ चले, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपका जो इसका आता है वो है आपका इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। कौन से कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? सबसे पहला आता है मदरबोर्ड। जैसे आपका सीपीयू को हम लोग ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, वैसे मदरबोर्ड को हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का ये हार्ट है। अगर मदरबोर्ड नहीं हुआ तो कंप्यूटर बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई भी ना सीपीयू कुछ टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, ना इनपुट डिवाइस, ना आउटपुट डिवाइस, ना स्टोरेज। तो सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? सॉरी, मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और रैम रोम इसके अंदर लगा रहता है, कूलिंग फैन लगाता है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये सब इसके इंटरनल कंपोनेंट्स है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ये सब चीज लगे रहते हैं। सीपीयू के बारे में बात कर लेते हैं। सीपीयू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब आप जो भी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन फीड करिएगा या जो भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उसको लॉजिकली सोचना, उसको कैलकुलेट करना, ये सारा काम है एएलयू का। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। इसका काम है आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको प्रोसेसिंग में डालेगा एएलयू के पास, एएलयू से प्रोसेस हो गया, अब इसको भेजेगा मेमोरी के पास, कुछ डेटा को सेव करेगा, नहीं सेव करना है जो डेटा को आपको दिखा के थोड़ा देर बाद उसको डिलीट कर देगा। ये एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है? तो ये 3 पार्ट को मिला के सीपीयू बनता है। अब हम लोग मूव करते हैं आपका चैप्टर के अंदर। रैम रोम, हाँ, आपका रैम रोम को बता चुके हैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ऊपर चार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप देखिए आपके लिए क्वेश्चन पढ़ना कितना इजी हो जाएगा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जिसके अंदर खुद का एक मेमोरी है, जिसके अंदर कुछ डेटा फीड है। उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग जो भी इनपुट देंगे उसको सोचेगा, उसके बाद में उसको कैलकुलेट करेगा और उसको हम डिजायर्ड आउटपुट हम लोग को देगा। अगर हम लोग का इनपुट सही है तो उसका आउटपुट 100% करेक्ट होगा, ठीक है? आप एज पर आई टी एक्ट 2000 कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। मेजर कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऊपर बात कर लिए, इनपुट, सीपीयू, सीपीयू के 3 पार्ट, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो ऊपर जो डायग्राम है आप उसको बना के आ सकते हैं एग्जाम में। हार्डवेयर क्या हो गया सर? हार्डवेयर आपका क्या होता है ना, हार्डवेयर होता है आपका जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है? तो हार्डवेयर के अंदर वही इनपुट डिवाइसेस आपका हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, इंटरनल कंपोनेंट्स हो गया, क्योंकि हम लोग इस सबको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और ये फिजिकली प्रेजेंट है। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया ना, सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, इसको हम लोग खाली फील कर सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के अंदर कोई तो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, कोई तो एप्लीकेशन चल रहा है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, अनलाइक हार्डवेयर यू कैन नॉट फिजिकली टच कंप्यूटर। ये तो समझ में आ गया सर, इसको टच नहीं कर सकते। अच्छा, सॉफ्टवेयर करता क्या है? सॉफ्टवेयर के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक कोड्स लिखे हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक कोड लिखे हुए हैं, उस कोड का, उस सॉफ्टवेयर का वही काम है, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। अगर मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपको हेल्प करेगा वीडियो एडिटिंग में, तो वो उसका काम सिर्फ वीडियो एडिटिंग है। अब वो आपका वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कंप्यूटर को चालू नहीं कर सकता, कंप्यूटर का बूटिंग हमें हेल्प नहीं कर सकता। तो सॉफ्टवेयर हम लोग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ईजी सा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए। अच्छा, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बचपन से पढ़ते हुए हैं। क्या एडवांटेज है कंप्यूटर का? हाई स्पीड होता है, एक्यूरेसी इसका करेक्ट है, अगर आपका इनपुट सही है तो आउटपुट आपका सही ही आएगा। ये आपका डेटा को स्टोर कर सकता है परमानेंटली बहुत लंबे समय के लिए। ऑटोमेशन, ये एक काम को बार बार कर सकता है कंटिन्यूस। इजी एक्सेस, बहुत इजी है इसको यूज करना। मल्टीटास्किंग, इसमें आप एक साथ 10 15 20 हजार काम भी एक साथ करिए।
आपका डेटा एनालिसिस में काम होता है जब जहाँ पे जो कंपनीज का बहुत सारे टीबीज ऑफ डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए। अब कितना आदमी को रखिएगा आप डेटा एनालाइज करने के लिए? कितना डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प कर देगा कि मैनुअली आपका एक एक डेटा को बैठ के फिल्टर आउट करे, मैनुअली बैठ के उसको पेपर पेन में बैठ के इसको आपके लिए एनालिसिस करके बताए। तो इसमें कंप्यूटर का हेल्प लगता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा एनालिसिस को बहुत ही ईजी कर देता है। मल्टीटास्किंग आपका डेटा एनालिसिस हो गया। कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू वीडियो कॉल्स, थ्रू मीटिंग्स। कॉस्ट सेविंग, ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका 10 बंदे का काम एक एक कंप्यूटर कर रहा है तो आपका 10 बंदे का कॉस्ट तो बच रहा है ना, तो इससे तो आपका सेविंग्स होगा ही। एंड मेनली आपका एजुकेशन एंड लर्निंग, जब से कंप्यूटर है तब से यूट्यूब आ गया। यूट्यूब से क्या आ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज आपको पूछा जा सकता है, यदि आपको एडवांटेज पूछेगा तो वही बहुत ईजी है लिखना, डिसएडवांटेज भी बहुत ईजी है। साइबर क्राइम हो गया, हेल्थ इश्यूज होते हैं इससे, लंबे टाइम तक कंप्यूटर में काम करने से आपका आई स्ट्रेन होता है, तो इससे आपको आइज में प्रॉब्लम होता है, आपको हेडेक होगा, आपका पोस्चर बिगड़ेगा लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करने से। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये डिसएडवांटेज दे सकते हैं फेक न्यूज़, बस इसमें गलती तो बस इंसान का है, कंप्यूटर खुद से थोड़ी कोई फेक न्यूज़ को फैलाता है। बट हाँ, आप उसको लिख सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर है तभी ये पॉसिबल है कि फेक न्यूज़ को हम लोग एक नेशन वाइड लेवल पे स्प्रेड कर सकें, ठीक है। अच्छा, ई वेस्ट, टाइम टू टाइम इतने अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, टाइम टू टाइम कंप्यूटर सिस्टम जो खराब हो रहे हैं, आउटडेटेड हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का एनवायरमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को कंप्लीटली रिसाइकिल कर पाना मुश्किल है, मतलब उसको कंप्लीटली रिसाइकिल हम लोग कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने आज के टाइम में जो है हम लोग कंप्यूटर को ऐसा बना दे, उसके पार्ट्स को ऐसा बना रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाए। बट फिर भी जो कुछ मेटेलिक पार्ट्स हैं या कुछ जो उसके ऐसा हार्मफुल जो उसके अंदर मेटल्स यूज हुए हैं उसको डिकम्पोज कर पाना मुश्किल है, तो उससे ई वेस्ट जनरेट होता है। जॉब लॉसेस, ऑब्वियस सा बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो जॉब लॉस होगा ही। कंप्यूटर आने से बहुत सारे जॉब गए, बट बहुत सारे जॉब आए भी, भले इसका रेशियो मैच ना करे। प्राइवेसी, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्राइवेसी जा रहा है। अगर आपका सिस्टम कोई हैक कर लिया तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है, प्राइवेट फाइल्स है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप डिपेंडेंट हो चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो कंपनीज का किस दिन सिस्टम में सर्वर फेलियर हो जाता है तो उन लोग का कंप्लीटली काम बंद हो जाता है, उस दिन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय डिपेंडेंट है कंप्यूटर्स के ऊपर। कंप्यूटर नहीं है तो कोई भी काम को कर पाना मुश्किल है, भले वो कंपनी हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे कंप्यूटर का चलना बहुत मुश्किल, बहुत जरूरी है। अगर कंप्यूटर फेल होता है, कंप्यूटर सिस्टम फेल होता है, तो सारा काम, सारा मशीन से रुक जाता है। वायरस मेलवेयर, वही आपका कंप्यूटर, आपका जो इंपॉर्टेंट प्राइवेट फाइल्स इसको हैक कर सकता है। एंड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड, इसको कंप्यूटर को चलने के लिए बहुत सारा पावर चाहिए, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो पावर जनरेट कर रहे हैं, उसके हम लोग कोल बंद कर रहे हैं, ऑयल बंद कर रहे हैं, तो उससे एट द एंड एनवायरनमेंट को नुकसान हो ही रहा है। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बात कर चुके हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या हो गया, वे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए हैं इसके बारे में, आप इसको पढ़ लीजिएगा इसका डिफरेंस के बारे में, ठीक। ठीक है, रैम रोम का ऊपर डिफरेंस पढ़ लिए, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। रैम रोम का क्या डिफरेंस है, रैम आपका टेम्पररी बेसिस पे फाइल को स्टोर करता है, रोम आपका परमानेंट बेसिस पे। रैम को हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं, रोम को हम लोग खाली रीड कर सकते हैं, एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंस के बाद रीड कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा दीवार है जो यूजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जोड़ता है। अब आप खुद से तो एक तो हार्डवेयर को कनेक्ट करने नहीं बैठेगा ना। अब मेरे को चाहिए कि आउटपुट है, तो अब हम खुद से बैठ के जोड़ रहे हैं आउटपुट के लिए, खुद से वहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो हमको इनपुट आ रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगा, इसको हर कोई कर ही नहीं पाएगा, तब कंप्यूटर बनाने का फायदा क्या होगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ग्राफिक्स दिखाता है, आपको सामने एक दिखता है कि अच्छा इसको क्लिक करने से ये क्लोज हो रहा है, इसको क्लिक करने से ओपन हो रहा है, ऐसे डेटा जा रहा है, आपको ये वर्चुअली दिख रहा है ये चीज, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जब चालू होता है तो इसके लिए भी चाहिए आपका यदि ओएस नहीं तो कंप्यूटर चालू किया होगा वो दिखाएगा क्या। तो एट दिन तो वही आपका सारा सिस्टम के साथ सारा कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, बट आप कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। इसके क्या क्या फीचर्स हो गए? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आपका सारा सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जैसे आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, आप इसमें इजीली फाइल मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो पुराने जमाने में जो डॉस आते थे, डॉस,
तो उसमें आपका कमांड लाइन चलता था, आपको कमांड लिखना पड़ता तब जाके आप एक फाइल को एक्सेस कर सकते थे। अगर आप फाइल का नाम भूल गए तो आप उस फाइल को एक्सेस कर ही नहीं पाते। एरर हैंडलिंग आप इजीली देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एरर आ गया, ओके क्रॉस क्लोज कर दिए, तो ये इजी है इसको यूज करना। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एंड्रॉइड हो गया आपका, iOS हो गया, तो ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो कि स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया है या फिर टैबलेट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम में काम नहीं करेगा, ये स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरेबल्स के लिए बनाया गया है मोबाइल ओएस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, बट उसको पब्लिकली आपको दे दिया कि फ्री में यूज करो, हमको इससे पैसा नहीं चाहिए। बट ओपन सोर्स, बट उसका जो फ्री सॉफ्टवेयर का जो फाइल्स है ना, जो इसका फाइल्स है, जो सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया है, ये डेटा आपको नहीं दिया, बट आपको बोला कि अच्छा आप इसको फ्री में यूज कर लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम का, मेटा का आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आप फ्री में उसको यूज करिए। बट क्या आपको उसने अपना सोर्स कोड दे दिया कि वो कैसे बना है एप्लीकेशन? क्या आप उसके ऊपर फिर से एक नया एप्लीकेशन, खुद का कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो भाई यही डिफरेंस आपका फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, या तो फ्री रहेगा या फिर आपसे कुछ डोनेशन लेंगे या कुछ चार्जेस लेंगे, बट उसका जो फाइल है, उसका जो कोड्स है, वो इजिली पब्लिकली अवेलेबल है। आपको यदि मन है तो आप उसको खुद के सिस्टम में खुद से होस्ट कर लीजिए, आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए। इसको यही डिफरेंस है मेन ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फ्री टू यूज, शेयर एंड मॉडिफाई, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल, अलाउ इंस्पेक्शन, मॉडिफिकेशन, कोलैबोरेशन। आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए लिबर ऑफिस, लिनक्स ओएस, अपाची वेब, जो कि आपका ओपन सोर्स है, क्रोम ओएस भी ओपन सोर्स है। क्या ये आपका एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, बचपन से पढ़ते हैं कंप्यूटर का क्या यूज है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसका क्या एप्लीकेशंस है। एडुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आपका फिर इंटरटेनमेंट हो गया, गाना सुनते हैं यूट्यूब में लेक्चर्स देख रहे हैं, एडुकेशन हो गया ये चीज़ आपका। बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, आप कंप्यूटर के थ्रू नेट बैंकिंग कर पा रहे हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इसका काम होता है। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, सारा आप कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है। सारा डेटा प्रोसेसिंग, आपका डेटा को स्टोर करना, आपका सिटीजन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना, डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये सारा गवर्नमेंट ई गवर्नेंस मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अच्छा ये बात पढ़ लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया सर, जो सॉफ्टवेयर आपका जो भी कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर हो गया, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, आपका ये सबको कनेक्ट करने के लिए और ये सबको साथ में चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ना, जो आपका मान लीजिए आपका कंप्यूटर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, अभी आपका माउस नहीं चल रहा, तो माउस तभी चलेगा जब आप माउस का उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालिएगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है माउस का तो माउस नहीं चलेगा। तो ये आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो आपका कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया है, अगर आपको मन है तो आप उसको इंस्टॉल करिए, रन करिए, तब आप स्पेसिफिक टास्क को कर पाइएगा। जैसे आपका एडोबी हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सबको एक साथ जोड़ के सबको काम करने में मदद करता है, ठीक है। तो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ आपका होता है चैप्टर 1 कंप्लीट। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद, यूनिट 2 इंटरनेट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का यूनिट 2, आपका इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर वाला चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में बात करने वाले हम लोग व्हाट इज पैकेट स्विचिंग के ऊपर। तो पैकेट स्विचिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्या है ये चीज़। मान लीजिए आप एक यूज़र है ए, आपको अपना डेटा भेजना है यूज़र बी के पास, ठीक है। ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया, आपका कंप्लीट मैसेज हो गया। पैकेट स्विचिंग क्या क्या कैसे काम करता है, ये जो आपका डेटा है इसको छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फिर ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपका डेटा को बी के पास भेजेगा। ये डेटा जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक हैश नंबर के थ्रू, एक सीरियल नंबर जो कि सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इसका लास्ट में जो आया सीरियल नंबर ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये फिर इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे कर करके सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए कुछ ऐसा दिक्कत हुआ जिसके कारण इसमें से एक पैकेट गायब हो गया डेटा का आपका, बट आपका कंप्लीट डेटा तो बचा हुआ है।
नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपने इस सारा डेटा को एक साथ भेजा होता, रास्ते में कोई होशियार आदमी आता और आपका डेटा का ये पूरा पैकेट को गायब कर देता, उसके पास आपका कंप्लीट डेटा मिल गया। बट अगर उसने बहुत मुश्किल से अगर एक पैकेट यहाँ से उठा भी लिया, उसके पास तो कंप्लीट डेटा गया नहीं, और वो एक पैकेट को डिकोड भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कंप्लीट नंबर भी नहीं है, तो डिकोड भी नहीं कर पाएगा उसको। ऐसे काम करता है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग is a technique and used in a computer network including the internet for transmitting data efficiently and reliably। इससे आपका डेटा efficiently मतलब बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंचता है और रिलायबल है, आपका इसमें डेटा मिस नहीं होता, डेटा लॉस नहीं होता, आपको कोई डेटा का चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इसको समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट है आपका टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल सूट। हाँ, तो हम लोग बात करें टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी आपका हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कम्युनिकेट करने के लिए। एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसका कुछ रूल्स है जो कि कंप्यूटर और सर्वर्स फॉलो करता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। टीसीपी और आईपी कंट्रोल हाउ डेटा शुड बी पैक्ड, मतलब ये डेटा कैसे डिवाइड होंगे, एंड ट्रांसमिटेड कैसे इसको भेजा जाएगा, एंड रिसीव्ड और यूजर को कैसे रिसीव होगा, सो दैट डिवाइसेस कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन स्मूथली, ताकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो आपका डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है वो स्मूथली ट्रांसमिट हो सके, इवन इफ दे आर डिफरेंट ब्रांड्स और यूज डिफरेंट हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए उसके पास कोई और सिस्टम है, कोई और हार्डवेयर है, कोई और ब्रांड है, कोई और कंपनी है, बट ये डेटा स्मूथली उसके पास पहुंचना चाहिए, उसको डिकोड कर सके और उस डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। ये टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे आपका जो यूजर या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्ट करता है, मतलब यूजर और सॉफ्टवेयर, मतलब जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज करें अपने मैसेज को भेजने के लिए, उस सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिसाइड करता है कि आपका जो मैसेज है उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको भेजना है, कौन सा सिक्योरिटी का यूज करना है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ एंड टू एंड कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करेगा। आपका जो भी मैसेज है यहाँ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके अंदर आपका टीसीपी यूज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ज्यादा रिलायबल एंड सिक्योर है। यूजर डेटा एंड प्रोटोकॉल पहले यूज होता था, ये उतना रिलायबल नहीं है, इसमें डेटा चोरी भी होता है, डेटा लॉस भी हो जाता है बहुत बार, हैकर्स इसको इजिली हैक कर पाते हैं, इसलिए आजकल मेनली टीसीपी का ही यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका होता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या हेल्प करता है, आपका जो भी मैसेज है उसको ऑल ओवर द, मतलब कहीं पे भी अक्रॉस नेटवर्क, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है उस डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए। मान लीजिए आपको यहाँ से इंडिया से आपको कोई डेटा को भेजना है ऑस्ट्रेलिया के किसी डिवाइस में, तो आप उसको भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इसमें आपका इंटरनेट लेयर आपको हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए वो आता है आपका व्हाट इज डोमेन नेम। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूजन है, सर डोमेन नेम होता क्या है, क्योंकि हम लोग तो खाली इतना समझ में आता है कि कोई वेबसाइट को लोग मारते हैं amazon.in या flipkart.in, flipkart.com, बट ये डोमेन नेम क्या है सर। डोमेन नेम ना, मान लीजिए आपका जो फोन है, फोन के अंदर आपका कॉन्टैक्ट बुक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट बुक है, इसके अंदर आप किसी का नंबर सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर आपका हो गया, मान लीजिए किसी का नंबर आप सेव कर रहे हैं, तो क्या आप उसके आगे ऊपर आप उसका नाम नहीं लिखते हैं कि ये नेक्स्ट एडू का नंबर है, या राजन का नंबर है, ये नेक्स्ट एडू का नंबर है। क्या आपको याद रहता है हमेशा कि ये जो मैंने 8899 करके जो नंबर सेव किया था वो किसका नंबर, अगर आपने उसमें लिखा नहीं रहता कि ये नेक्स्ट एडू का नंबर है, या आपके किसी रिलेटिव का नाम भी आपने इसमें मेंशन नहीं किया रहता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स में थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर है, सॉरी हंड्रेड ऑफ नंबर है, आप कितना नंबर याद रखिएगा। तो आप जब उसको नाम से पढ़ते हैं कि अच्छा ये उस आदमी का नंबर, ये उस कंपनी का नंबर है, तो आपको आपका जो दिमाग है उसको उस तरीके से लेता है और आपको इजिली उसको रिकॉल कर पाते हैं, अच्छा उसको मेरे को कॉल करना है। तो वैसे ही डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है जिस सर्वर में होस्ट है वेबसाइट, जिस सर्वर में होस्ट है उसका एक आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस है, बट वो जो एड्रेस है बहुत लंबा चौड़ा नंबर वाला एक एड्रेस है। अब वो स्टैटिक एक सिर्फ पेज का एड्रेस है, उसके अंदर कितने सारे पेजेस हैं, उसके अलग अलग उसके आगे और एडिशंस, नंबर पे नंबर पे नंबर। अब इतना बड़ा नंबर बन जाएगा तो आपको याद कैसे रहेगा। सबसे पहले बात तो याद कैसे रहेगा, सेकंड थिंग आप उसको एक्सेस कैसे करिएगा, अगर आपने एक भी नंबर इधर उधर कुछ किया तो आप वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाइएगा। तो डोमेन नेम का इन्वेंशन हुआ था। डोमेन नेम आपको क्या हेल्प करेगा,
वो जो इतना बड़ा नंबर होने वाला है, इसको एक कुछ नाम दे देगा, जैसे nextedu.org। अब इजी है, आपको याद है? अच्छा, नेक्स्ट का वेबसाइट है क्या? nextedu.org। अच्छा, मेरे को अमेजोन में जाना है, amazon.in। अब इजी आपके लिए याद रखना। अ डोमेन इज अ यूनिक इजी टू रिमेंबर टेक्स्ट एड्रेस। ये आपका टेक्स्ट फॉर्म में एक एड्रेस है फॉर वेबसाइट विच मैप्स टू एन आईपी एड्रेस, जो आपको एक आईपी एड्रेस तक पहुंचाता है। मान लीजिए cbse.gov.in। अब ये आपको उस आईपी एड्रेस तक ये एड्रेस आपको पहुंचा देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आईपी एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। सर आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए, आईपी एड्रेस एक यूनिक सेट ऑफ नंबर होता है जो कि आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कोई डिवाइस को, ठीक है, कि कोई डिवाइस किस लोकेशन से काम कर रहा है। मान लीजिए आपका घर का पिन कोड होता है, घर का नंबर होता है। पिन कोड आपको क्या हेल्प करता है? किस एरिया में है। और आपका हाउस नंबर क्या हेल्प करता है? कि कौन सा घर है। वैसे आईपी एड्रेस एक हाउस नंबर की तरह काम करता है, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा लोकेशन से, कौन सा सिस्टम से कोई काम या कोई वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट है, IP4, IP6। IP4 आपका 32 बिट्स होता था, IP6 128 बिट्स पे काम करता है। इसका डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार डिफरेंस को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस का बात करते हैं तो सबसे पहले समझ में आता है कि IoT डिवाइसेस है क्या। देखिए, मान लीजिए आपका घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, या आज का जो लेटेस्ट एसी है, एसी लगा हुआ है। तो आपको जो कंपनी जब बेचता है तो बोलता है सर इसके अंदर ना वाईफाई का फैसिलिटी है। और वाईफाई का फैसिलिटी आपको हेल्प क्या करता है? वाईफाई का फैसिलिटी हेल्प ये करता है कि आपका जो एसी या आपका जो वाटर प्यूरिफायर या आपका जो स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट बल्ब है, इसको आपको फोन के ऐप के साथ कनेक्ट कर देता है थ्रू वाईफाई। इससे आपको क्या हेल्प हो रहा है? आप उसको अपने फोन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं कि आपके एसी का क्या टेम्परेचर रखना है, कौन सा मोड में डालना है, या वाटर प्यूरिफायर कितना यूज हुआ, ऑन एन एवरेज आप कितना पानी पी रहे हैं, कितना पानी इसमें से निकाल रहे हैं, कब डोर को लॉक करना है, कब डोर को ओपन करना है, कब लाइट को ऑन करना है, कब लाइट को ऑफ करना है, कौन सा कलर का लाइट जलना चाहिए। आप इसको अपने फोन के थ्रू डिवाइस कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। IoT is a concept। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ कॉन्सेप्ट वेयर एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो आपका रोजमर्रा का जो जरूरत का जो डिवाइसेस होते हैं, appliances और vehicles are connected to the internet, वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, एंड कैन कलेक्ट, शेयर एंड एक्ट ऑन डेटा। आप उसको जो भी डेटा इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल स्मार्टफोन्स हो गए, लाइक स्मार्ट होम्स, लाइक लाइट आपका हो गया, डोर लॉक्स हो गया। वेरेबल्स हो गया, फिटनेस बैंड भी एक IoT डिवाइस की तरह काम करता है, जो आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आजकल एसीज भी आने लगे, स्मार्ट एसीज हो गए। ट्रैफिक कैमरास, पॉल्यूशन सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं जो आपको डेटा कलेक्ट करके आपके ऐप में या फिर आपके सिस्टम में डेटा को डायरेक्टली भेजता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट डिवाइस क्या होता है? स्मार्ट डिवाइस का अंदर खुद का एक एबिलिटी होता है डिसाइड करने का। क्या डिसाइड करने का? कुछ स्मार्ट डिवाइसेस कंबाइंस कंप्यूटेशनल एबिलिटी, मतलब वो एक टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर है। उसके अंदर खुद का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, खुद डिसीजन ले सकता है वो। कनेक्टिविटी एंड समटाइम्स सेंसर्स। मान लीजिए सेंसर है, और उस सेंसर का काम है कि अगर मेरे बगल से कोई गया तो तुम उसको सेंस करेगा, उसको तुम मेरा जो मालिक है उसके पास तुम उसको भेजेगा कि अभी सेंसर के पास से कोई निकला है। या ट्रैफिक सेंसर्स, जो आपको स्पीड को कैलकुलेट करता है, उसको बनाया गया वो एक टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर है। उस मिनी कंप्यूटर का काम क्या है? कोई व्हीकल जब मेरे पास से जा रहा है उसका स्पीड को कैलकुलेट करना, तो उस काम के लिए उसको बनाया गया है। तो ये सब आपके हो गए स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस IoT डिवाइसेस से अलग है। IoT डिवाइसेस के पास खुद का कुछ ब्रेन नहीं है, वो एक कोई कंप्यूटर नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है, वो आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा, आपका डेटा को भेजेगा, आपका डेटा को रिसीव करेगा। बट स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर खुद का ब्रेन है, वो खुद से कैलकुलेशंस कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है, और आपको उस डेटा को भेजेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन राइट्स क्या हो गया? इंफॉर्मेशन राइट्स आर लीगल राइट्स दैट लेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल हाउ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, यूज्ड और शेयर्ड। आज जब किसी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो वहां पे आपको पूछेगा, हे, क्या आप मेरे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं? या अगर आप मेरे वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने मेरे वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ लिया है और आप उससे एग्री करते हैं। राइट टू एक्सेस आपको उसके अंदर मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर में, कि मैं आपका कौन सा डेटा को एक्सेस कर सकता हूं और किस लिए एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है।
नेक्स्ट, राइट टू करेक्ट और डिलीट। आपको ये राइट देगा कि आप अपना डेटा को कब चाहते हैं डिलीट करने का। आप उस कंपनी को मेल करें कि मेरा डेटा भाई तुम डिलीट कर दे, मेरा अकाउंट तुम डिलीट कर दे, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंपनी का भी कुछ, एक सेकेंड, हाँ, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन देने का भी आपको, कंपनी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। जैसे कि आपका रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपको प्रोडक्ट कितना दिन में डिलीवर होगा, प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, या प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये आपका कुछ राइट्स है कि आपका ये पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करेंगे ब्लॉकचेन। आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं, ब्लॉकचेन क्या है ना, आपका डेटा को एक जगह स्टोर नहीं करता है, या इसका जो ऑथोरिटी है कोई एक पर्सन के पास नहीं है। ये आपका डेटा को ना मल्टीपल डिवाइसेस में स्टोर करता है। और अगर इस डेटा को एडिट करना है ना, तो जो भी एडिट करना चाहेगा उसको ये सब के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको भी नहीं पता किसके किसके पास आपका डेटा स्टोर्ड है। तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत ही हाईली सिक्योर्ड है, और इसमें आपका किसी का मोनोपोली नहीं है। आपका डेटा फ्रीली मूव करेगा, कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता, कोई उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और हाईली सिक्योर्ड रहता है आपका डेटा, क्योंकि आपका डेटा बहुत सारे सिस्टम में स्टोर्ड है। और किसका सिस्टम में कौन सा डेटा स्टोर्ड है, जब तक उसको लिंक कर पाएगा इम्पॉसिबल है। कैसे लिंक करेगा आप ये डेटा को, कौन सा दुनिया किसी और कोना में कौन सा डिवाइस में स्टोर्ड है, मतलब इम्पॉसिबल है। और आपको इन सब का परमिशन भी चाहिए कि अच्छा मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है तुम इस डेटा को एडिट कर दो। तो ये क्या पॉसिबल है कि आप इतने सारे आदमी को खोजो सबसे पहले इस वर्ल्ड में, और सबको एक साथ बिठा के कन्विनेंस करो कि हाँ मेरे को ये डेटा को एडिट करना है, तो मेरे को अलाउ करो, परमिशन दो कि हम इस डेटा को एडिट कर सके। तो ये बहुत ही सिक्योर माना जाता है ब्लॉकचेन, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग का क्रिप्टो काम करता है। आजकल हम लोग का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को अपनाने लगा है। आपका जो आपार आईडी है, आपार आईडी कोई एक सिस्टम में सेव नहीं है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। मल्टीपल डिफरेंट सर्वर्स है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे आपका आपार आईडी का डिटेल्स सेव्ड है। आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड भी ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट, आपका हेल्थ कार्ड, जो आपका हेल्थ सिस्टम में जो आपका हेल्थ कार्ड मिलता है, जो आपका मतलब पास्ट जो भी हेल्थ रिकॉर्ड उसके अंदर सेव्ड है, वो भी आपका ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। आपका डेटा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में स्टोर्ड है। जिसको टैंपर करना, जिसको एक्सेस करना, मतलब कोई इजीली उसको टैंपर ना कर सके, एक्सेस कर सके, देख सके, बट उसको टैंपर ना कर सके। और देख भी कौन सके, जिसके पास ऑथोरिटी है देखने का, ठीक है। इसलिए ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग इज एन अटैक वेयर अ क्रिमिनल impersonates a trusted person or company to trick a user into revealing confidential info। फिशिंग मतलब क्या हो गया? एक आदमी है, आपको डेली सुबह सुबह या शाम को या दोपहर को फोन आता होगा, मैं आईडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ, या मैं आईडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा, आपका सिविल रिकॉर्ड रहा है, तो हम आपको लोन ऑफर करना चाहते हैं, या आपको हम क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाहते हैं। अब बहुत टाइम तो ये कॉर्ड सही में बैंक वाले ही करवा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम भी डिफरेंट अलग अलग एजेंसीज कर रहे हैं, ठीक है। बट उसने क्या बोला, हम आईडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, बट मैं आईडीएफसी बैंक से बात नहीं कर रहा, वो थर्ड पार्टी वेंडर है जिसका काम है सेल्स करना। अब ये तो सेल्स करने के लिए कॉल कर रहा है, बट कोई इसमें फ्रॉड, मतलब फ्रॉड पर्सन भी हो सकता है। वो बोलेगा हम आईडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स भेजिए, अपना पैन कार्ड डिटेल्स भेजिए, आप अपना लास्ट क्रेडिट कार्ड का, जो आप जो अभी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें कितना लिमिट है बताइए। अच्छा, आपका 1 लाख का लिमिट है। अच्छा, आपका जो कार्ड है उसका लास्ट का 4 डिजिट बताइए, और आपका सीवीवी नंबर बताइए, बस खत्म, आपका अकाउंट से पैसा गया। तो ऐसे ही फिशिंग होता है। ये क्या बोलता है कि हम आपका इस बैंक से बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस गवर्नमेंट सेक्टर से बात कर रहे हैं, बट वहां का होता नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखाता है कि हम वहां से कॉल कर रहे हैं, या वहां से हम आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन बात पढ़ लीजिएगा। नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक। अगर आपको कोई अननोन लिंक्स मिल रहा है व्हाट्सएप पे या मैसेज में कि हम आईडीएफसी से है या एचडीएफसी से है, तो ऊपर चेक कर लीजिएगा पहले। एचडीएफसी का तो एचडीबी लिख के आता है वहाँ पे, आईडीएफसी का तो आईडीएफ लिख के आता है, कोटक का तो केटीबी लिख के आता है। जो भी होगा बैंक, उसको ऊपर में एसएमएस में लिखा हुआ रहता है कि कौन सा बैंक आपको मैसेज कर रहा है। उसको चेक करके हमेशा मैसेज को देखिए। कोई भी यदि नॉर्मल नंबर से आपको मैसेज आ रहा है तो उस लिंक पे क्लिक कभी मत करिएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या हो गया सर? साइबर सिक्योरिटी मतलब आपको प्रोटेक्ट करना, आपके कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना, आपका डेटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कोई आपका डेटा को जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है आपका डेटा को एक्सेस करने का, वो आपका डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। WWW क्या है? इसके अंदर ना दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी वेबसाइट्स है, सब इसके ऊपर लिस्ट है।
वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर लिस्ट है। अब आप एज ए यूजर आप किसी भी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, मतलब आप किसी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या अगर आपको खुद का वेबसाइट को लिस्ट करना है तो आप डोमेन नेम लीजिए, डोमेन नेम को रजिस्टर करवाइए, डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया, अच्छा ठीक है, अब होस्टिंग लीजिए, होस्टिंग को रजिस्टर करवाइए, उसके बाद अपना वेबसाइट को आप होस्ट करिए। होस्ट करने का आपका ईयरली मंथली चार्जेस जाते हैं जो आपको होस्टिंग कंपनी आपसे चार्ज कलेक्ट करता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे इसके अंदर वेबसाइट्स हैं और अदर डिजिटल रिसोर्सेस या अदर कुछ भी डिजिटल रिसोर्सेस हो गए, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट का लिंक हो गया, या एक ही वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो गए, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वहाँ पे सेव्ड है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय सर टिम बर्नर्स ली इन 1989, ये याद रखिएगा। www को किसने बनाया था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर टिम बर्नर्स ली इन 1989 एंड बिकेम ओपन टू द पब्लिक इन 1991, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब का डेफिनेशन या शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में आएगा तो इसको मस्ट पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, वेब पेज हो गया आपका, वेब सर्वर हो गया जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्टेड है, वेब ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर क्या हो गया, क्रोम हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ब्रेव हो गया। ब्राउजर का क्या यूज करते हैं, ब्राउजर को हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उसमें जो भी वेबसाइट लिस्टेड है उसके अंदर जो भी वेबसाइट रजिस्टर्ड है उसको हम लोग एक्सेस कर सके, ठीक है। हाइपरलिंक्स क्या हो गया सर, हाइपरलिंक्स मतलब टेक्स्ट के अंदर जो लिंक्स को एम्बेड किया गया है उस लिंक को हम लोग क्लिक कर सके, उस वेबसाइट पे जा सके। प्रोटोकॉल्स क्या हो गए, प्रोटोकॉल्स मतलब मेल यूजर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट सिक्योर कम्युनिकेशन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब HTTP क्या है, ठीक है, बस HTTPS क्या है, ये हाईली सिक्योर्ड नोट है, इसको कोई आपका इसका बीच में कोई डेटा लॉस नहीं हो सकता, कोई इसको टैम्पर नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये डेटा HTTPS सिक्योर्ड है कि नहीं। ये कैसे काम करता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इंटरनेट की आपको पता ही है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, मिलियंस ऑफ बहुत सारे तार अंडर सी केबल्स एक दूसरे कंट्रीज के साथ, एक दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, और वो सारी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इंटरनेट कोई हवा में उड़ने वाला कुछ चीज नहीं है, ये सारे एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अब एक केबल एक स्टेट या एक कंट्री तक पहुंच रहा है, वहां से फिर डिफरेंट डिफरेंट केबल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स तक डिवाइड हो रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज या कंटिनेंट तक डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे का एक कंप्यूटर को दूसरा वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पूछ सकता है सीयू आपसे। मैलवेयर क्या होता है, मैलवेयर एक मैलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका सिस्टम को डैमेज करता है, आपका डेटा को चोरी करके कहीं और भेज भी सकता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा, वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर मतलब आपका सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, आपको बोलेगा कि आपको इस सिस्टम को खुलवाना है, आपको फाइल्स को बचाना है, तो आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा भेजिए तो हम आपका सिस्टम को ठीक कर देंगे। स्पूफिंग क्या हो गया सर, स्पूफिंग इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन और समथिंग एल्स टू गेन ट्रस्ट और एक्सेस। स्पूफिंग बड़ा डेंजरस चीज है। स्पूफिंग में क्या करते हैं हैकर्स, मेनली ईमेल स्पूफिंग ज्यादा होते हैं, वेबसाइट स्पूफिंग आजकल देखने को मिला है, नया नया ट्रेंड चला है। पहले ईमेल स्पूफिंग को समझते हैं। ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है, कोई बैंक का एग्जांपल लेते हैं, लेट से बैंक का नाम है HDFC बैंक, ठीक है, तो उसका बैंक का ईमेल क्या होता है, support@hdfc.in, hdfcbank.in। अब वो लोग क्या करेंगे, support@hdbc.in, बट आप जब जल्दबाजी में पढ़िएगा ना, खोलिएगा वहां पे, अरे तो HDFC बैंक से मेल आया है, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है HDFC बैंक से आपका मेल आया हुआ है, आप उस पर क्लिक किए सपोर्ट एट दैट। अब HDBC आपका माइंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड डेली क्या देख रहा है HDFC, तो उसको भी एज एन HDFC इंटरप्रेट कर लेगा, बट आया कहां से, HDBC से आया हुआ है, जो कि फ्रॉड है। नेक्स्ट, ईमेल स्पूफिंग आप समझ गए क्या होता है, वेबसाइट स्पूफिंग। वेबसाइट स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग मतलब हो गया आपका, हाँ, वेबसाइट स्पूफिंग आपका हो गया, आपने आजकल बहुत सारे ऐड देखे होंगे, यूट्यूब पे आते हैं मेनली, जो कि बोट के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या तो फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे ज्यादा इसके एड्स आ रहे हैं आजकल। अब वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, बट आप जब उस पर क्लिक करेगा तो एज इट इज आपका बोट का जैसा वेबसाइट है वैसा दिखेगा, या फ्लिपकार्ट के वेबसाइट के जैसा दिखेगा। जब उसका URL चेक करेगा तो आप लिखेगा FLPKART, वो फ्लिपकार्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट .xyz .in भी नहीं है,
तो इसको बोलते हैं ना वेबसाइट स्पूफिंग स्पूफिंग। मतलब सिमिलर दिखता है, एज इट इज दिखता है, मतलब आपको इंटरप्रेट करेंगे अच्छा हाँ फ्लिपकार्ट ही है, ये फ्लिपकार्ट ही है, आपको ऐसे दिखने में लगेगा। आप उस पर जाइएगा, पेमेंट कर दिएगा, अरे कितना सस्ता प्रोडक्ट मिला, ऑर्डर कर देते हैं, तो फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये होगा आपका वेबसाइट स्पूफिंग। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग होता है ना, आईपी स्पूफिंग भी होता है। देखिए कैप्चा, कैप्चा का बारे में इन शॉर्ट समझ लीजिए, अगर आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैप्चा आपको हेल्प करता है रोबोट्स, ठीक है, रोबोट्स बॉट्स जो बनाए हुए हैं, इसको आपका वेबसाइट में आने से रोकता है, ताकि आपका वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक ना बने, या कोई आपका हैकर आपका वेबसाइट को डाउन ना करे। बॉट्स बना बना के भेज के, बार बार एक ही सेम रिक्वेस्ट को भेज भेज के आपका वेबसाइट को डाउन ना कर दे, इसलिए कैप्चा डाला जाता है कि आप ह्यूमन ही हैं। क्योंकि यदि कैप्चा का बार बार क्लिक करेगा, कैप्चा फिल करेगा, तो इससे प्रिटेंड होता है कि अच्छा आप ह्यूमन है, आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, ये फिल्टर आउट कर देता है आपके जो फेक रिक्वेस्ट होते हैं उसको। नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए आरएफआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है आरएफआईडी के ऊपर। आरएफआईडी क्या होता है? आरएफआईडी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप लोग कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में आरएफआईडी का सबसे कॉमन एग्जांपल देते हैं तो कोलकाता मेट्रो का जो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, वो आरएफआईडी बेस्ड है। ठीक है, अब वो काम कैसे करता है? आप जब उसको, जो गेट है उस पर जब टच करेगा, तो उस कार्ड के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। क्या इन्फॉर्मेशन? आपका ये नंबर है, टोकन नंबर, इस टोकन नंबर में इतना बैलेंस है। अच्छा, आपके कार्ड में 100 रुपये बैलेंस है, आप एंट्री कर सकते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक किए, वो डेटा आपका संग संग फेच किया, अच्छा आप जा सकते हैं, आपके लिए गेट खुल गया विद इन 1 to 2 seconds to 5 seconds मैक्सिमम। वही मान लीजिए अभी आपका बैंक अकाउंट उतना पैसा पड़ा हुआ है, और या फिर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास आरएफआईडी का कार्ड नहीं है। अब आप उस गेट को बोलेंगे, ये गेट मेरे अकाउंट में देख 1000 रुपये है, तुम मुझसे बैलेंस काट ले, बाकी बैलेंस रहने दे, अब मेरे को एंट्री जाने दे, यहाँ से यहाँ तक हम जाएगा। आपको इतना कुछ बोलिएगा, उसको समझाइएगा, पैसा कटेगा, फिर जाएंगे, कब टोकन मिलेगा आपको जाने के लिए, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत टाइम इसमें आपका चल जाएगा। तो आरएफआईडी क्या करता है? आपका टाइम, मतलब बहुत आपका डेटा को एक चिप के अंदर स्टोर करके रख दिया, और जब भी आप उस डेटा को यूज करना है, आप उसको जस्ट टैप करें या फिर जस्ट उसको दिखाइए, आपको डेटा को, मतलब आपको सेंड कर देगा आपको डेटा को, और जो रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर लेगा, और फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ऊपर काम करता है, तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे बात करें तो जब आप कोई मॉल्स में या जूडियो में जाइएगा, तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का बगल्स टाइप कुछ लगा रहता है, वो क्या है? उसके अंदर आरएफआईडी फीड किया हुआ है, कि अगर वो बिना बिल हुए उस स्टोर के बाहर गया, तो सारे अलार्म्स बजने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे ईआरपी के साथ कनेक्ट है। ईआरपी को पता है कि प्रोडक्ट सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो मेरा रेंज के बाहर क्यों जा रहा है। ठीक है, the basic idea behind RFID is to assign unique identifying to each tag, एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर एक ईच टैग में, हर एक टैग को, हर एक ऑब्जेक्ट को देना, ताकि उसको साथ हम जब भी चाहे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आरएफआईडी कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया। आरएफआईडी के कुछ और एग्जांपल्स बोले तो क्रेडिट कार्ड आपके हो गए, क्रेडिट कार्ड जो वाईफाई के थ्रू काम करते हैं, जस्ट आप टैप करिए, आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा। उसके अंदर मान लीजिए आपका 5000 का लिमिट है, तो आप 5000 में कहीं पे शॉपिंग किए, आपने उसको टैप किया, और आपका बैंक के सर्वर के साथ तो कनेक्ट करता है मशीन, और आपके जो डिटेल्स है उसको वहाँ पे डालता है। अच्छा, देखिएगा आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपका अकाउंट से पैसा काट लेगा, और वहाँ पे छोड़ देगा कि आप कौन से मर्चेंट पे पेमेंट किए थे। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा। रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम आता है, जैसे जूडो को मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में आप जो भी डिलीवरी पार्सल करते हैं, अगर आप लोग को, हम लोग से आपने बुक ऑर्डर किया होगा, तो आप लोग को जब बुक रिसीव हुआ होगा, तो बुक में आप देखिएगा एक क्यूआर कोड बना रहता है, एक बार कोड रहता है। वो बार कोड कोई भी नॉर्मल इंसान उसको स्कैन करके आपका इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, इसमें आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योर है। उस पार्सल के ऊपर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना आपका उसके ऊपर नाम है, ना उसके ऊपर आपका फोन नंबर है, ना उसके ऊपर आपका एड्रेस है। जो भी आपका डिटेल्स है सारा उस बारकोड के अंदर है। जो कंपनी के थ्रू हम लोग आपको पार्सल को भेज रहे हैं, सिर्फ वो कंपनी का बंदा उस डिवाइस को यूज करके उसको स्कैन करेगा, आपका एक्सेस देखेगा, अच्छा ये आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर है, आपको वहां पे डिलीवर करेगा। इनफैक्ट उनको तो आपका फोन नंबर भी नहीं दिखता है, क्योंकि आपको जो भी कॉल जाता है वो थ्रू कंपनी का जो मतलब क्या बोलते हैं उसका, टेम्पररी नंबर, जो कंपनी का जो नंबर है उसके थ्रू आपको जाता है कॉल। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, किसको एक्सेस देना है? मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्सेस में रहते होंगे, कॉम्प्लेक्स में मेनली आपको कुछ कार्ड दिया गया होगा, उस कार्ड को जब आप टैप करेगा तो आप कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं, नहीं कर पाएगा टैप तो आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि किसको एक्सेस देना है कहीं पे, किसको एक्सेस नहीं देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट लॉक डोर्स।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आपका यूआरएल क्या होता है। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल का सबसे पहले फुल फॉर्म बोलेंगे तो फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज अ यूनिक एड्रेस यूज्ड टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट है, रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सेस कर पाना एक एड्रेस के थ्रू। ये एक एड्रेस है उस रिसोर्स का, ठीक है। such as web page, file, or application. People often recognize URL as the text that appear in the browser. मान लीजिए amazon.in/category/main/dress, उसके अंदर आप जा रहे हैं तो ये क्या है, अमेजोन का कैटेगरी है, मेन का कैटेगरी है, उसके अंदर हम टी शर्ट्स को खोल रहे हैं, टी शर्ट्स की कैटेगरी को हम चेक कर रहे हैं। तो ये क्या एक यूआरएल बन रहा है जिसको आप रीड कर सकते हैं, बट बैकएंड में एक नंबर है बहुत बड़ा, आप उसको इजीली रीड नहीं कर सकते ना उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया, इसको देख लीजिएगा example.com कैटेगरी स्लैश ए सब कैटेगरी मॉडल कौन सा है, फिर आप उस वेबसाइट का उस पेज पे पहुंचेगा, ठीक है। इसका क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हो गए, सबसे पहले तो यूआरएल में आपका प्रोटोकॉल हो गया www.https, डोमेन हो गया, कौन सा डोमेन आपको यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट है कि अमेजोन है, पाथ है मतलब कौन सा कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, ये कैटेगरी सब कैटेगरी, और क्वेरी सब कैटेगरी के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको ये मॉडल का फोन चाहिए, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो गए, किसका कंपोनेंट्स हो गए, यूआरएल का कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। पिंग कर देते हैं, डोमेन आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या हो गया, वायरलेस सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल बैटरी पावर्ड सेंसर्स डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट वायरलेसली टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बहुत जगह आपको दिखेगा पॉल्यूशन सेंसर्स लगे हुए हैं कि हम लोग का सिटी का AQI कितना है, बहुत जगह ट्रैफिक सेंसर्स लगे हैं जो आपका स्पीड कंट्रोल करता है, अगर आप कोई ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं तो ऑनलाइन चालान भी हो जाता है। तो ये सारे क्या सेंसर्स है, ये वायरलेसली कनेक्टेड है सारे अपने सर्वर्स के साथ, ये अपने आप काम करते हैं सारे, कैलकुलेट करते हैं कितना मैं यहाँ पे AQI कितना है यहाँ का, मेरा पॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, अच्छा किसका चलान करना है किसका चलान नहीं करना है, कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, किसका स्पीड कितना होना चाहिए, ये सब को ट्रैक करता है। ये सब क्या है, ये वायरलेस सेंसर से, ये वायरलेसली काम करता है, कोई वायर के थ्रू कनेक्टेड थोड़ी है। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स आप पढ़ लीजिएगा। फायरवॉल्स का बात करते हैं, व्हाट आर फायरवॉल्स? फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी बैरियर, एक दीवार है, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये हार्डवेयर के रूप में भी हो सकता है, हार्डवेयर मतलब कुछ एक यूएसबी ड्राइव्स होते हैं, कुछ चिप्स होते हैं जो कि एज अ फायरवॉल काम करता है। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एंटीवायरस हो गए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे जो फायरवॉल आपका बना देता है, दैट ब्लॉक्स और परमिट्स डेटा ट्रैफिक। ये आपको क्या करता है, आपका जो सॉफ्टवेयर के लिए लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपका जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर या जो भी ऐसा फाइल्स आपके सिस्टम में आएगा जो कि अनऑथराइज्ड है या सस्पिशियस है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये एक दीवार की तरह काम करता है कि इस दीवार के इस पर किसको जाना है ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा और किसको नहीं जाना है, ठीक है, किसको नहीं जाने देना है, सॉरी। कुकीज क्या हो गया, कुकीज आर स्मॉल फाइल सेव बाय वेबसाइट्स ऑन योर डिवाइसेस। एक छोटे छोटे कुछ कुछ फाइल्स है जो वेबसाइट आपके डिवाइस में सेव करके रखता है। इससे क्या होता है, वेबसाइट बहुत जल्दी खुलता है। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक लॉगिन डिटेल्स, साइट परफॉर्मेंस एंड प्रेफरेंसेस एंड ट्रैकिंग ब्राउजर हैबिट्स, मतलब आपका कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या क्लिक कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ये सब को ट्रैक करने में हेल्प करता है। अच्छा, वेबसाइट आपका फास्ट लोड होगा। सेकंड थिंग, आप कोई वेबसाइट में लॉगिन किए तो अगर आपका वेबसाइट कुकीज सेव नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिक वहां से लॉग आउट हो जाइएगा। तो कुकीज क्या करता है, आपका वेबसाइट का लॉगिन डिटेल्स को भी वहां पे सेव करके रख लेता है। आपका एग्जाम के लिए है, इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन मतलब आपका हो गया जो भी आपका मैसेज या जो भी डेटा है उसको एनक्रिप्ट कर देना ऐसे नंबर या ऐसे फॉर्म में जो कि जिसके पास की है सिर्फ वही उसको डिक्रिप्ट कर सके। कोई भी बीच में उस डेटा को चोरी भी कर ले तो डेटा को पढ़ ना सके या उसको एक्सेस ना कर सके। कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड टू कीप इंफॉर्मेशन सिक्योर। तो इसके साथ आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4, ठीक है। यूनिट 5 IT एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स, ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्ट है ये एक्ट क्या होता है। देखिए, कानून लॉ अलग है, एक्ट अलग है, ठीक है, लॉ अलग है, एक्ट अलग है। एक्ट कोई स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका जो हमारा राज्यसभा लोकसभा है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसको यदि अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट से तब ये जाके एक्ट बनता है। पहले बिल पास होता है,
पहले सारे पार्लियामेंट में बिल पास होता है, जब बिल पास होता है उसके बाद जब उसको अप्रूवल मिलता है तब जाके वो एक्ट बनता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्ट को क्यों बनाया गया, इसका मतलब मेन मोटिव क्यों था ये एक्ट को लाने का, आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स को लाने का। साइबर क्राइम्स तो अलग पार्ट हो गया इसका, आईटी एक्ट 2000 को मेनली लाने का क्या रीजन था, क्या पर्पस था, क्यों लाया गया था। तो इसको जो लाने का मेन रीजन था वो था लीगल रिकॉग्निशन देना, क्या, कानूनी मान्यता देना। सर कानूनी मान्यता, क्या चीज को कानूनी मान्यता देना था आईटी एक्ट 2000 को लाके, तो कानूनी हम लोग को मान्यता देना था जो भी डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, जो भी डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, सेल परचेज हो रहे थे, जो भी, मान लीजिए आपको कोई ईमेल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसके ऊपर डिजिटली साइन करके दे दिया, ये सब चीज को कानूनी मान्यता देना ही इसका पर्पस था। इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस सही था कि इस कानूनी मान्यता दिया जाए। अच्छा, ये तो हो गया लीगल रिकॉग्निशन देना, एक चीज। सेकेंड, तो क्यों लाया गया था आईटी एक्ट 2000 को, आईटी एक्ट 2000 लाने का दो रीजन, मेनली दो रीजन है। सबसे पहला रीजन कानूनी मान्यता देना, लीगल रिकॉग्निशन देना, एंड दूसरा रीजन जो है वो है आपका लीगल लॉस बनाना, जिससे जो भी साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम्स करेंगे उसको लीगली पेनलाइज करना, ठीक है, उसको पनिशमेंट दिया जा सके लॉ के अनुसार, ठीक है। ये हो गया पर्पस, सिक्योरिटी, रेगुलेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो अब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये है क्या, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज इंडिया प्रिंसिपल लेजिस्लेशन एम्ड एट मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसके ऊपर इसका फोकस था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सबको मैनेज करना, डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, ईमेल्स एंड ट्विटर पे जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उसको मैनेज करना, साइबर क्राइम्स के ऊपर नजर रखना कि यदि कोई साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स कर रहा है तो उसको लीगली पेनलाइज किया जा सके, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा पास किया गया था, इट इज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट के आर नारायण। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे के आर नारायण ने इसको अप्रूवल दिया था, इसके ऊपर साइन किया था, और ये बिल पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। जब ये बिल पास होकर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया तो ये एक्ट बन गया, ठीक है। कब हुआ था ये डेट, हम लोग आप लोग याद रखें, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 मई 2000, 9 मई 2000 को क्या हुआ था, एक्ट लीगल एक्ट मतलब इन्फोर्स नहीं हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, एक्ट के ऊपर साइन अप्रूवल मिला था। के आर नारायण जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनसे इसको अप्रूवल मिला था 9 मई 2000 को। अच्छा, ये कब से केम इनटू फोर्स, कब से आया था, 17 अक्टूबर 2000। ये दो डेट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 17 अक्टूबर 2000 से ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया एनफोर्स हुआ था, और 9 मई 2000 को इस एक्ट पे साइन करके अप्रूवल मिला था, ठीक है। इसका कवरेज क्या था, ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था, इवन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ये हर जगह ये एक्ट एप्लीकेबल था। इसका पर्पस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसके अंदर 94 सेक्शंस थे जो 13 चैप्टर्स एंड 4 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड थे। बट टाइम टू टाइम इसके अंदर 2 से 3 और अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसमें और भी बहुत सारे शेड्यूल्स को हटाए गए हैं, बहुत सारे नए शेड्यूल्स को ऐड किए गए हैं, बहुत सारे नए सेक्शंस को भी ऐड किए गए हैं, पुराने सेक्शंस को हटाए गए हैं। अभी बात करते हैं कि इस ऐड को लाने का इंपॉर्टेंस क्या था। देखिए, पर्पस अगर आपको समझ में आ गया तो इंपॉर्टेंस कुछ अलग नहीं है, दोनों मोस्टली सेम ही है, पर्पस भी वही सेम है, इंपॉर्टेंस भी सेम है। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। रैपिड ग्रोथ ऑफ आईटी, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिक्वायर्ड अ लीगल फ्रेमवर्क। ये जो इतने जल्दी आईटी सेक्टर जो ग्रोथ हो रहा था हम लोग का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर जो ग्रोथ हो रहा था, इसको मतलब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाना, इसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाना ही इसका मेन इंपॉर्टेंस था। क्योंकि अगर इसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लाएंगे तो मान लीजिए आपका आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया, आपको किसी ने पैसा लेके भाग गया, आपको कैसे पेनलाइज करेगा, आपको कैसे पनिशमेंट दीजिएगा, आप पुलिस को क्या बोलेगा, पुलिस तो बोलेगा ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपको ऑनलाइन पैसा लेके चल गया आप उसके ऊपर केस कर सके, ठीक है। तो इसको डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाना इसका इंपॉर्टेंट मोटिव था। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स को और क्राइम्स को रोकना, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा देना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स डिजिटली हो रहा है इसको लीगलाइज करना, और साइबर क्राइम्स को रोकना, ये सब के कुछ मोटिव्स थे, नीड्स थे इसको लाने का, इस एक्ट को, ठीक है। प्रायर टू द एक्ट आने से पहले क्या था, मोस्ट लॉस डील्ड ओनली विद पेपर डॉक्यूमेंट्स। जो भी लॉस इस एक्ट के आने के पहले थे, सारे एक्ट्स, सारे लॉस ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, इसके ऊपर ही बेस्ड थे और इसको ही लीगलाइज करते थे, इसके ऊपर ही, इससे ही डील करते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैड नो लीगल रिकॉग्निशन। उस समय तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, इस सब का कुछ भी लीगल रिकॉग्निशन नहीं था। इंपॉर्टेंस वही हो गया, लीगलाइज करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एंड सिग्नेचर्स को, रिकॉग्नाइज डिजिटल सिग्नेचर और इक्विवेलेंट टू फिजिकल सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर जो है उसका सेम इंपॉर्टेंस है एज आपका ऑफलाइन सिग्नेचर, जो भी फिजिकल सिग्नेचर होता है उसके दोनों में सेम इंपॉर्टेंस होगा।
इनेबल ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सबमिशन एंड स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पहले क्या था, हम लोग को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ में लेके जाना पड़ता था फॉर अवर लीगल वैलिडिटी कि हम इस इंडिया का सिटीजन है, या फिर हम लोग का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उसके लिए। बट आज के टाइम में हम लोग अपना, मान लीजिए घर पे भूल चुके, हम लोग के पास अपना फिजिकल आधार कार्ड, फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का डिजी लॉकर में सेव्ड है, डिजी लॉकर को ओपन करते हैं, उसमें जो हमारे इशू डॉक्यूमेंट्स उसको शोकेस कर देते हैं, और पुलिस भी मान लेते हैं, या फिर जो भी लीगल एंटिटी है वो बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स को वैलिड है। बट एक्ट आने से पहले क्या था, एक्ट आने से पहले आपके आदि फोटोज आपने सेव करके रखा अपना गूगल ड्राइव में या व्हाट्सएप में, उसको लीगल मान्यता नहीं मिलता था, उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था। आपके पास फिजिकल कार्ड होना, फिजिकल राशन कार्ड, फिजिकल आधार कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड, ये सब होना जरूरी था। बट इसके थ्रू क्या हुआ, इनेबल ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन सबमिशन एंड स्टोरेज। ऑनलाइन सबमिशन मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सके और ऑनलाइन स्टोर कर सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। मैंडेट्स कंपनीज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर डेटा। कंपनीज को फोर्स किया गया कि कंज्यूमर के जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाओ, इंडिया के अंदर स्टोर करो, इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट करके रखो उसको। नहीं तो पहले क्या था, कंपनी सारे डेटा को एक दूसरे के साथ आराम से शेयर करते थे, सेल करते थे पैसों के लिए। क्रिमिनलाइज किया गया था, क्या चीज को क्रिमिनलाइज किया गया था, साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, आपका कोई डेटा चोरी कर लिया, आपका कोई अकाउंट हैक कर लिया, ये सबको क्रिमिनलाइज किया गया। मतलब ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर फॉलो होता है, मतलब इसको अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर आपके पास फाइन हो सकता है आपको। प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज ड्यू टू अनऑथराइज डेटा यूज। अगर कोई आपका डेटा का आपका परमिशन के बिना यूज करता है और उसको अधिक यूज करता है, या आपका डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है, कुछ भी करता है, तो उसको आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा, या फिर उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम एंड बैंकिंग नेटवर्क्स। जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं, जो हमारे टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सबको प्रोटेक्ट करता है ये लॉ। क्योंकि अगर कुछ भी इस सब से कोई भी यदि छेड़छाड़ करेगा तो उसको लीगली पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स सेम है, सेम प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज एंड फैसिलिटेट्स यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इनेबल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड स्टोरेज, इनेबल सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, मतलब ऑनलाइन आप फंड्स ट्रांसफर कर सके, अलाउ बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कीप डिजिटल रिकॉर्ड्स। मतलब जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर्स के जो भी बैंक्स है या गवर्नमेंट्स है, वो आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स को सेफली रख सके। टू प्रमोट ई कॉमर्स एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट बिजनेस ऑनलाइन। मतलब आपका ई कॉमर्स को प्रमोशन और भी बढ़ावा मिल सके, एंड जो भी गवर्नमेंट के काम ऑनलाइन होते हैं उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। साइबर क्राइम्स एंड पेनलाइज ऑफेंडर्स, जो भी इसको ऑफेंड करेगा उसको पेनलाइज किया जा सके साइबर क्राइम्स के तहत, ठीक है। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस मोस्टली सब कुछ सेम है, फीचर्स भी आपका सेम रहने वाला, आप इसके बाद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि आपको आगे कुछ टर्म्स को सुनने मिलेगा। सबसे पहला टर्म है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दूसरा टर्म मिलने वाला है कंट्रोलर। इन दोनों को पहले समझते हैं ये क्या काम क्या करता है, ये क्या है क्या। सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गया जिसके पास ये लाइसेंस है कि वो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। क्या लाइसेंस है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, नॉर्मल पब्लिक को या फिर उसका सब्सक्राइबर को, जो भी उसका सब्सक्राइबर है, जो उसका प्लान्स लेके रखा है, उसको डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट दे सके। इसको ये लाइसेंस किसने दिया, इसको ये लाइसेंस दिया कंट्रोलर ने। किसने लाइसेंस दिया, कंट्रोलर ने लाइसेंस दिया सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। क्यों, अथॉरिटी को कि आप फर्दर अपना डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोलर को किसने अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को अपॉइंट किया। तो ये ऐसा ये प्रोसेस फ्लो करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर लाइसेंस देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी फर्दर इसको डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट को आपको देता है सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। अब जानते हैं आपका व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, देखिए, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंश्योरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंटेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्या हो गया ना, मतलब मान लीजिए आपको कोई ऐसा फाइल है, कुछ डेटा है, आप उसको किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। वो कंटेंट को आप किसी को भेज रहे हैं या उस डेटा को आप किसी को भेज रहे हैं। अब ये डेटा सही है कि गलत है, आपके द्वारा ही भेजा गया या नहीं भेजा गया है, इसको वेरीफाई कैसे करेगा, इसको वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। अगर डिजिटली साइंड है, मतलब आप उसको भेजने वाले आप ही हैं, आपके द्वारा भेजा गया और डेटा पूरा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, इट यूजेस अ पेयर ऑफ कीज। दो की मेनली इसके अंदर आते हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। प्राइवेट की जो इंडिविजुअल पर्सन के पास है, जो उस डेटा को बना रहा है या उस डेटा को जो भेजने वाला है, उसके पास प्राइवेट की है, वो उसको प्राइवेट की से अपना साइन कर दिया, डिजिटली साइन कर दिया।
पब्लिक की जो रिसीवर है या जिसको आपने भेजा है, जो वेरीफाई करेगा आपका डेटा को, उसके पास है पब्लिक की। वो पब्लिक के साथ आपका डेटा को कुछ एडिट नहीं कर सकता, वो खाली आपका डेटा को वेरीफाई करेगा कि इस डेटा को आपने ही साइन किया है। इसको बोलते हैं पब्लिक की, जो कि वेरीफायर के पास रहता है या रिसीवर के पास रहता है। तो कैसे काम करता है? सेंडर एनक्रिप्ट्स द मैसेज ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजिंग देयर प्राइवेट की। अपना जो भेजने आपने अपना मैसेज, आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, एंड रिसिपिएंट यूजेस द सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द वेरीफाइड सिग्नेचर। और जो रिसीवर है अपना पब्लिक की से उस डेटा को वेरीफाई करता है कि आपके द्वारा भेजा किया है, उस डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इतना बड़ा एक, मान लीजिए, ओशन है, और इसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जनरली इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म, digital signature specific type of e-signature using encryption, not always authorized। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ऑथराइजेशन का काम करे या फिर ऑथराइज्ड हो, वो ओपन भी हो सकता है। आप नॉर्मल भी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके दे सकते हैं। पेन ऐसा टच स्क्रीन वाला आपके पास टैब है तो आपने ऐसा साइन कर दिया, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, बट वो भी एज ए साइन काम कर रहा है। लीगली ऑथराइज एंड रेगुलेटेड, डिजिटल सिग्नेचर लीगली ऑथराइज है, उसको रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थोड़ा लेस सिक्योर है क्योंकि आपका एचडीएस साइन कोई और भी मार सकता है, बट डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर है क्योंकि यदि आपका प्राइवेट की आपके पास है और किसी के पास अगर प्राइवेट की नहीं है तो उसको कोई साइन कर ही नहीं सकता। नॉट वैलिडेटेड बाय ऑथोरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को वैलिडेशन नहीं मिलता ऑथोरिटीज के थ्रू, बट डिजिटल सिग्नेचर को मिलता है। मिनिमल सिक्योरिटी फीचर्स, बहुत ही मिनिमल सिक्योरिटी फीचर्स है इसके अंदर। हार्ड टू वैलिडेट ऑथेंटिसिटी। अच्छा, ये डिजिटल सिग्नेचर आपने ही किया है कि नहीं किया है, आपने इसको डिजिटली जो साइन किया है ये आपके द्वारा ही किया गया है कि नहीं किया गया, इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके जैसा एचडी साइन कोई और कर सकता है, आपके जैसा स्टैम्प कोई और मार सकता है। बट डिजिटल सिग्नेचर में वे आपके पास की है, आप ही इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एनी मेथड ऑफ साइनिंग इलेक्ट्रॉनिकली, एग्जांपल स्कैन साइन, टिक मार्क एक्सेट्रा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर बहुत सारे पार्ट है। आपके पास कोई एक पीडीएफ है, आपने उसके ऊपर साइन कर दिया। आपके पास आपने क्या किया, अपना कोई पेपर में साइन कर लिया, उसका फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर दिया। ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर आते हैं, बट डिजिटल सिग्नेचर आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कैसे काम करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है और ये लीगली ऑथराइज्ड भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मेंशन रिलेवेंट सेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस उतना रेलेवेंट नहीं होता, सेक्शंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मींस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स एंड सिक्योर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज, मैनेज रिकॉर्ड्स एंड इंटरेक्ट विद द पब्लिक। ई गवर्नेंस क्या हो गया? एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपका क्या बोलते हैं अपने सर्विसेज को, मतलब आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड या पैन कार्ड में कुछ डिटेल्स को अपडेट करवाना, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है, जो भी आपके अलग अलग जो भी काम जो ऑफलाइन होते थे, उसको ऑफलाइन के साथ साथ उसको ऑनलाइन में भी शिफ्ट करना, जो कि पब्लिक उसको घर बैठे आराम से या कोई साइबर कैफे से इजिली कर सके, बिना लंबा लंबा लाइन लगाए बहुत सारे वेटिंग के, उसको कर सके। और पहले क्या होता था, सारा पब्लिक का रिकॉर्ड्स इतना मोटा मोटा फाइल्स में गवर्नमेंट ऑफिस में पड़े रहते थे, बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने अपने सर्वर्स बना के रखे हैं, आप पब्लिक का जो भी डेटा है वो सारे सर्वर्स में सिक्योरली स्टोर्ड है। ठीक है। ये सब आता आता है आपका ई गवर्नेंस के अंदर। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सिंप्लीफाई सबमिशन प्रोसेसिंग ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एनहांस अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। पहले क्या होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाते थे, बहुत टाइम डॉक्यूमेंट्स जल जाते थे, गायब हो जाते थे। तो आप किसको अकाउंटेबल उसके लिए करिएगा, किसको अकाउंटेबल, किसको आप मैनेज करिएगा? बहुत मुश्किल होता था पहले ये सब चीज को मैनेज करना, बट अब डिजिटली है सब कुछ तो इसको इजी है मैनेज करना। आप कोई इसको हैक कर रहा है, कोई उसका उसको कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं उस पर्सन को। ठीक है। इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सारे सर्विसेज बहुत ही जल्दी पब्लिक तक पहुंच पाता है। पब्लिक आज अप्लाई करेगा पैन कार्ड के लिए, उसको मैक्सिमम 5 to 10 डेज के अंदर उसको पास पहुंच जाता है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड अब भी आपका सेम। डिजिटली आप अप्लाई करिए, अपना अपडेट करना अपडेट करिए, 5 to 10 डेज में आपके पास फिजिकल कॉपी लेटेस्ट वाला अपडेट होके पहुंच जाएगा। अच्छा, डिफाइन एक्टिवेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
देखिए एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिवेशन मीन्स आइडेंटिफाई सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक्टिवेशन का क्या काम है, मैसेज को भेजने वाला और रिसीव करने वाला को क्या बोलते हैं, एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, ईमेल को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन भेज रहा है मैसेज को और कौन रिसीव करेगा, ये दोनों को देख लिया, अच्छा ये मैसेज भेज रहा है, ये मैसेज रिसीव करने वाला है। अब ये यहाँ से मैसेज भेजा जाएगा, सेंड होगा और रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाएगा। एक्नॉलेजमेंट, कंफर्मेशन दैट द रिसीवर हैज रिसीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कुड बी बाय रिप्लाई ऑफ। अच्छा, आपने मैसेज भेज दिया, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मैसेज कब पहुंचा रिसीवर के पास, क्योंकि टाइम में मतलब बहुत मायने रखता है कब पहुंचा। अब जिस काम के लिए आपने भेजा था उस मैसेज को, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मैसेज पहुंच रहा है तो दिक्कत करेगा ना। इसलिए आपको बस एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि कब वो मैसेज पहुंचा, मतलब आपने उसको मैसेज भेजा, अब उसने रिप्लाई किया कि हाँ मेरे पास मैसेज आ गया, या मैंने मैसेज को चेक कर लिया, तो इसका होगा मतलब एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेज करता है कि मेरे पास आपका मैसेज पहुंच चुका है। डिस्पैच, द मोमेंट सेंडर सेंड्स द रिकॉर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट्स रीड। डिस्पैच मतलब रिसीवर ने मैसेज कब खोला, कब आपको एक्नॉलेज एक्नॉलेज किया कि मैंने मैसेज पढ़ लिया या मैंने मैसेज को देख लिया, उससे मतलब नहीं है। आपने किस टाइम पे मैसेज को भेजा, जब आपने सेंड ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने अपना मैसेज या कॉन्ट्रैक्ट को सेंड कर दिया, उस टाइम को बोलते हैं डिस्पैच टाइम, ठीक है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको ऊपर ऑलरेडी पता चुका है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी आर ट्रस्टेड एंटिटीज। इसको कौन लाइसेंस देता है, लाइसेंस बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू एंड मैनेज डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू करना एंड मैनेज करना सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का काम है। इसका मेन फंक्शंस क्या है, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग द पब्लिक कीज ऑफ सीएस, मतलब सीएस का यहाँ पे मतलब सीए वाला सीएस नहीं, सीएस मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। laying standards, qualification and business practices, is specifying record keeping and auditing procedures, audit करता है, इस सारे records को रखता है। ग्रांटिंग सस्पेंडिंग और रिवोकिंग लाइसेंसेस, अगर मान लीजिए कोई लाइसेंस है जिसने पैसा नहीं दिया, या फिर कोई कंपनी जो बंद हो चुके हैं, तो उसको लाइसेंस को सस्पेंड करना, रिवोक करना, अगर कुछ गलत काम करे तो उसका लाइसेंस को रिवोक कर देना, ये सब काम कौन देखेगा, ये सब सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब काम को देखेगा, ठीक है। मेंटेनिंग डेटाबेस एंड रिकॉग्नाइजेस फॉरेन, आपका क्या बोलते हैं, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, मतलब जो फॉरेन के जो मतलब इंटरनेशनल जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो डिजिटल सिग्नेचर्स है, उसको भी इसको रिकॉग्नाइज करना है, और जो इंडियन जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो भी लाइसेंसेस है उसका डेटाबेस को रिकॉर्ड करके रखना है, मतलब डेटाबेस को मेंटेन करना है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिजिटल सिग्नेचर, अच्छा डिजिटल सिग्नेचर को बात की है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट थोड़ा डिफरेंट है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट issued by certifying authority to authenticate the identity of the holder। ये सर्टिफिकेट जिसके पास है, ये सर्टिफिकेट अगर आप उसमें अटैच कर रहे हैं, या फिर ये सर्टिफिकेट ये मतलब रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है रिसीवर को कि जिसने ये मैसेज को भेजा है, मतलब ये जिसने ये मैसेज को भेजा है उसका नाम क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, ये सर्टिफिकेट उसके पास है, मतलब लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। यूज ऑफ डिजिटली साइनिंग, एक्सेसिंग द सिक्योर वेबसाइट्स और सबमिटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन ऑनलाइन सबमिट किया, या फिर आप बहुत सारे वेबसाइट में जाके जब ई साइन मारते हैं, अपना अपना जो प्राइवेट की उसके थ्रू जब साइन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट दिखना चाहिए कि हाँ ये डिजिटली इसके पास लाइसेंस है, आप सही जगह में साइन कर रहे हैं, या फिर आप जो साइन कर रहे हैं आपके पास डिजिटल आपके पास सर्टिफिकेट है, आप ऑथराइज्ड पर्सन है वो काम को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज होते हैं ऑफ अ सब्सक्राइबर अंडर द एक्ट। सब्सक्राइबर कौन हुआ, जिसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर को लेके रखा है, उसके क्या क्या ड्यूटीज है। मस्ट जनरेट अ की पेयर, मतलब उसको यदि लाइसेंस मिल गया उसके पास दो पेयर होना चाहिए, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। फॉलो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, अपने सारे ड्यूटीज को जो प्रेस्क्राइब्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर। ड्यूटीज मतलब क्या हो गया, अपने प्राइवेट की को सिक्योरली रखो, अपना पब्लिक की को प्रॉपरली मेंशन करो कैसे उसको एक्सेस करना है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन पब्लिकेशन और यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंफर्मिंग पोजीशन एंड राइट ऑफ द टू द प्राइवेट की। मान लीजिए आप आपका कोई प्राइवेट की आपने किसी को दे दिया, उसने उस पर साइन कर दिया, और आप बाद में बोलेंगे यार ये तो मैंने किया ही नहीं, मैंने किसी और को दिया था उसने ले लिया, बट आपका प्राइवेट की से अगर कुछ साइन हुआ है तो आप ही उसके लिए लाइबल होंगे, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपना प्राइवेट की को सेफली रखें, ठीक है। मस्ट प्रिवेंट द प्राइवेट की फ्रॉम डिस्क्लोजर एंड रिपोर्ट एनी कॉम्प्रोमाइज, अगर आपका प्राइवेट की चोरी हो जाता है तो आप उसको संग संग कंट्रोलर, मतलब आपका जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको आप संग संग रिपोर्ट करिए, उसको बताइए कि आपका चोरी हो गया डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की, और उसका संग संग जो आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टीज एंड कंपनसेशन फॉर कंप्यूटर रिलेटेड डैमेजेस अंडर द आईटी एक्ट। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर रिलेटेड डैमेजेस क्या हो गया, आपका कोई सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, किसी ने आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डाल दिया या आपके डेटा को डिलीट कर दिया, तो उसके लिए क्या क्या कंपनसेशन या पेनल्टीज होने वाले हैं। एक्सेसेस डाउनलोडेड और एक्सट्रैक्ट और कॉपीज एनी डेटा, इंट्रोड्यूसेस वायरस, डैमेज डिस्टर्ब्स और कॉज डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब आपका सर्विसेज उसके कारण बंद हो गया। असिस्ट अनऑथराइज एक्सेस, ऑल्टर्स डिस्ट्रॉयज और टैम्पर, आपका डेटा को या आपका सोर्स कोड को उसने टैम्पर किया। सच पर्सन आर लायबल टू पे कंपनसेशन ऑफ अप टू 1 करोड़, उसको 1 करोड़ तक का कंपनसेशन देना पड़ सकता है टू द अफेक्टेड पार्टीज एज वेल एज पॉसिबल क्रिमिनल पेनल्टीज, मतलब जो भी क्रिमिनल पेनल्टीज है जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट मतलब 2008 में जो भी अमेंडमेंट है उसके तहत जो भी पेनल्टीज है उसको जेल भी जाना पड़ सकता है उसके तहत, ठीक है। अच्छा, जो मेन एक और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लोगों ने ऐड किया है। आप लोग इसको खुद से एक बार रीड करिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें उतना प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो आप इसको खुद से रीड करिएगा, पढ़िएगा, आपको तब जाके समझ में आएगा। आपको हम ओवरव्यू एक चैप्टर का दे दे रहा है कि उस चैप्टर के अंदर जो की टर्म्स उसको समझा दे रहा है, तो आपको खुद से पढ़ने में उसको कुछ दिक्कत ना हो। साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल क्या हो गया, इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर्स और कंट्रोल अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। वो जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर ना बहुत सारे एजुकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, कंट्रोलर के अंदर एजुकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। मान लीजिए एजुकेटिंग ऑफिसर्स ने या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने आपको जो मतलब चीजें बताए हैं या आपको आपके केस में जो उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है या जो लीगली एक्शन लिया है उससे आप अगर मान लीजिए संतुष्ट नहीं है, आप उससे खुश नहीं है, तो आप जाके साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल में जाके इसके खिलाफ आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं, अपना अपना इशू को रेज कर सकते हैं वहाँ पे, फिर सुना जाएगा आपका इशू को, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन होता है, इस कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, should be or have been a high court judge and other expert members। एक चेयरपर्सन इसका होना चाहिए। चेयरपर्सन क्या, चेयरपर्सन वही बनेगा जो कि हाई कोर्ट का जज होगा कभी ना कभी, और एक्सपर्ट मेंबर और उसके ट्रिब्यूनल का। अच्छा, पावर इंक्लूड समनिंग विटनेसेस, enforcing order, reviewing decision and dismissing applications। उसके पास ये साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के पास इतना पावर है कि वो आपका जो पुराना डिसीजन था उसको चेंज कर सके, आपके जो विटनेसेस है उसको फिर से बुला सके, और आपका जो पास्ट डिसीजन है उसको चेंज कर सके, आपका एप्लीकेशन को डिक्लाइन भी कर सके, ठीक है। अपील कब तक आपको अपील कर देना है, कैन बी मेड विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर डिसीजन कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। मतलब मान लीजिए आपका जो भी साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपको अब सुनाया, जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, अब आप उससे भी खुश नहीं है तो आप विद इन 45 डेज हाई कोर्ट में जाके इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है, लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम ऑफेंसेस अंडर द आईटी एक्ट। एनी क्राइम इन्वॉल्विंग अ कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल डिवाइस आइदर एज अ टूल और टारगेट। कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट हो, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इंटरनेट आईपी एड्रेस, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई भी ऐसा डिजिटल डिवाइस जो कोई नेटवर्क से कनेक्टेड हो या डिजिटली काम करता हो, उसको या तो टूल की तरह यूज किया गया हो या फिर उसको टारगेट किया गया हो, उसको मतलब उसके ऊपर ही कुछ फ्रॉड किया क्राइम किया गया हो, तो ये सब साइबर क्राइम के अंदर फॉल होते हैं। कुछ ऑफेंसेस हो गया आपका, हैकिंग हो गया, टैम्परिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिसीविंग एंड डीलिंग ऑफ मतलब आपको कोई डेटा चोरी कर लिया, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑप्शंस मटेरियल और प्राइवेट इमेजेस, मान लीजिए आपको कुछ प्राइवेट इमेज है या फिर कुछ ऐसे इमेजेस जो पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए उसको उसने पब्लिक कर दिया या उसको लेके आपको ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर टेररिज्म, कोई ऐसा आदमी जो आतंकवादी है, कुछ ऐसा काम कर रहा है कंप्यूटर में जो आतंकवादी संगठन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका कोई आइडेंटिटी चोरी करके बोला कि नहीं हम ही हैं, आपका आइडेंटिटी चोरी करके रखा है डिजिटल स्पेस में। चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, मतलब आपको इन पर्सन आपके साथ कुछ चीटिंग किया है। स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस, आप कंप्यूटर में कोई वायरस मालवेयर डाल दिया, तो ये सब साइबर क्राइम के अंदर फॉल होता है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ आपके ऑफेंसेस के क्या क्या पेनल्टीज है इसको रीड कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। गिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एज पर द एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया डेटा जनरेटेड रिसीव्ड और स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, जो भी डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में कहीं पे रखा हुआ है, मतलब
कहीं पे मिल के कहीं पे रिसीव हुआ है या कहीं पे जनरेट हुआ है या कहीं पे स्टोर हुआ है, ऑडियो, इमेज या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या फिर किसी भी और मीडिया फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब गवर्नमेंट के जो कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, गवर्नमेंट जो पब्लिक के साथ कनेक्ट करता है, वो किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू करते हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स है उस पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ठीक है, तो मिलते हैं ना नेक्स्ट चैप्टर में इसका। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का यूनिट 4, बिजनेस डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो बिजनेस डेटा हैंडलिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और टीपीएस, ये क्या है? तो जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये क्या है? ये आपका जो डे टू डे, मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसका डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन्वेंट्री इन हो रहा है, इन्वेंट्री आउट हो रहा है, क्या सेल्स हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, किसको सैलरी मिल रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंस क्या है, ये सबको वो रिकॉर्ड करेगा, कलेक्ट करेगा, उसमें एडिट करेगा। अगर मान लीजिए कुछ परचेज में कुछ परचेज प्राइस का डिफरेंस था, उसको फिर मॉडिफाई करेगा उस डेटा को। फिर पुराना जो डेटा है, मतलब कोई कस्टमर आया, उसका पुराना क्या परचेस था उसको आप देख सकते हो, उसको रिट्राइव करेगा। या मान लीजिए आप कहीं सप्लायर से आप कुछ माल परचेस कर रहे हो, तो उसका पुराना हिस्ट्री चेक करना कि पुराना उसका कितना पेंडिंग है उसको देना, या उससे हम कितना पाता है। तो ये सब क्या होता है? रिट्राइव बिजनेस ट्रांजेक्शन डेटा, पुराना ट्रांजेक्शन डेटा को रिट्राइव करता है। ठीक है, और इट ऑटोमेट्स, क्या करता है? ऑटोमेशन लाता है। क्या चीज में ऑटोमेशन लेके आता है? डे टू डे जो भी टास्क होते हैं ना, डे टू डे जो भी बिजनेस ऑपरेशन में टास्क होते हैं, उसमें ऑटोमेशन लेके आता है। जैसे एग्जांपल के लिए पेरोल हो गया, सेल्स हो गया, कितने सेल्स हुए, किसको सैलरी देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितना सैलरी काटना है, कौन कितना कम देना है। इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करेगा आपको, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है। रिजर्वेशन, अच्छा मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट या होटल है या कोई बार है, तो आप वहाँ पे रिजर्वेशन ऑप्शन चूज करते हैं, तो कौन पहले से टेबल बुक करके रखा है, कौन अभी टेबल बुक किया है, किसको पहले टेबल देना है, किसको बाद में टेबल देना है, ये सब रिजर्वेशन आपको डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा ये टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला बात तो हाई परफॉर्मेंस। कोई यदि एक आदमी को आप मैनेजर को बिठाएगा, तो अकेले अकेले कितना कुछ दिमाग में याद रखेगा, कितना कुछ देखेगा, इतना सारा डिपार्टमेंट, इतना सारा इन्वेंट्री, इतना सारा सेल्स हो रहा है, कितना लिखेगा, कितना डेटा रिकॉर्ड करेगा। तो वहां पे मिस्टेक्स हो गए, बहुत अनरिलायबल डेटा आपको वहां से मिलेगा, और वहां पे बहुत सारा गलती भी होंगे। तो इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस माना जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन को इजिली हैंडल कर सकता है। बहुत रिलायबल है, इसमें आपका गलती होने का चांस ना के बराबर है। अच्छा, ऑटोमेसिटी मतलब ऑटोमेशन लेके आ सकता है आप इसके अंदर। ऑटोमेटिक आपका मान लीजिए सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, आपने वहां पे प्राइस फिक्स कर दिया, ये मेरा ऑफर प्राइस है, ये मेरा परचेज प्राइस है, कितना मैं यहाँ पे अर्निंग हो रहा है, ये सब आपने ऑटोमेशन में डाल दिया। अब आप कोई भी सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, वहां पे आपको ऑटोमेटिक डिसाइड हो रहा है कितना इसमें आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें से कितना किसको सैलरी देना है, किसको कमीशन देना है, किसको रेम्युनरेशन अलग से और देना है। ये सब ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा इसमें। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी, आप एक बार ये सेटअप कर दिए, चलता रहेगा, सालों साल तक चलता रहेगा, कुछ इसमें ऐसा चेंजेस का कोई जरूरत नहीं होता है। सिक्योर्ड है, जिसको आप जो चीज का एक्सेस दिए, अगर आप एचआर को दिए है कि एचआर का एक्सेस है, तो उसके बाद सिर्फ एचआर का ही एक्सेस है। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट आपने दिया कि सेल्स का एक्सेस है, तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का जो सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ उसको चेक कर सकता है। तो आप जिसको जो चीज का अथॉरिटी या जो चीज का एक्सेस देंगे, वो पर्सन सिर्फ उसी चीज को चेक कर सकता है। ठीक है, तो हाईली सिक्योर्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेफ है। सिक्योर मतलब वही सेफ सेफ चीज, आपका रेगुलर बैकअप आप लेते रहिए, क्लाउड में आपका बैकअप होता रहता है सिस्टम में। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है, इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। कुछ एग्जांपल्स ये हो गए, आपका एटीएम हो गया, आप एटीएम में आपने अपना डेबिट कार्ड ढुकाया, आपका डेटा रीड करेगा, आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, अभी आपको कितना विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ कर लीजिए, रिमेनिंग आपका बैलेंस वहाँ पे शो कर देगा। तो ये पूरा ऑटोमेटेड मशीन है, जिसको आप अपना आपका अपना कार्ड डाल रहे हो, आपका कार्ड अपना लेके आपका सर्वर से डेटा फेच करेगा, डेटा फेच करके अकाउंट आपका बैंक, जो भी आपका बैंक है उस बैंक के साथ कनेक्ट करेगा, इस पर्सन के अकाउंट में कितना अकाउंट में बैलेंस है, अच्छा कितना ये विड्रॉ कर सकता है, आपको विड्रॉ करने के लिए देगा। अगर आपका पिन सही है तो आप विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ बैलेंस चेक करना था, बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, पॉज मशीन हो गए, जब आप जूडे वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे लोग स्कैन करते होंगे, और आपका उन लोगों के सामने जो सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक डेटा फीड होते जा रहा है, तो एक पॉज मशीन बोलते हैं इसको। मतलब जो भी क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, ये स्कैन हो गया, मतलब ये सेल्स में चल गया, अभी बिल बन जाएगा, तो वहां से स्टॉक इन्वेंट्री में से वो हट जाएगा, और वहां परचेज में चल जाएगा कि सेल्स में चल जाएगा, सॉरी सेल्स में चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है। ठीक है, ये पॉज मशीन हो गया, पॉइंट ऑफ सेल।
रेलवे में आईआरसीटीसी हो गया आपका, वहां पर अपना टिकट को बुक करते हैं, तत्काल टिकट हो गया, रिजर्वेशन टिकट हो गया, आप बुक करते हैं, आपका सीट रिजर्व हो गया, आपका सीट नंबर वहां मिल जाएगा। ये सब ऑटोमेटिकली काम करेगा, वहां पे पर्सन थोड़ी बैठेगा आपके लिए डिसाइड करेगा, इसरो ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन सा गुड आ रहा है, कौन सा गुड्स जा रहा है, कौन सा नए परचेजेस है, ये सब कुछ यहाँ पे मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आप लोग का, व्हाट इज ओलैप। ओलैप क्या आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपको क्या मदद करता है एक्चुअली, ये एक चीज ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या मदद करता है, ये आपको मदद करेगा एनालाइज करने में, क्या चीज को एनालाइज करने में, आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन और डेटा को एनालाइज करने में, कि आपका आज का सेल्स कितना है, आज का आपका सेल्स कितना है, कितने रिटर्न्स है, कितने आपके परचेजेस है, और उसके हिसाब से कहाँ पे कितना डिमांड हो रहा है, आप उसको एनालाइज करके अपना बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस डेटा को देख के, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एक तो पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक रिटेल कंपनी है जो देखना चाहता है कि उसका सेल्स का और प्रोडक्ट कैटेगरी का और टाइम पीरियड का, कौन सा स्टोर लोकेशन का, ये 4-5 चीज का उसको रिलेशनशिप देखना है, क्या कनेक्शन बैठ रहा है। अभी मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कोलकाता ले रहा हूँ, कोलकाता का गिरीश पार्क का जो जूडियो का स्टोर है, जूडियो का एग्जांपल ले रहे हैं, जूडियो का जो स्टोर है कोलकाता का गिरीश पार्क का, अगर मान लीजिए जो कंपनी का मैनेजर उसको देखना है कि मेरा कोलकाता रीजन में, गिरीश पार्क रीजन में मेरा जो गिरीश पार्क का स्टोर है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट्स का सेल्स अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट को वहां के कस्टमर्स पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां का कितना मार्जिन है, मतलब वहां पे कौन सा प्राइसिंग लेवल में वो लोग परचेस ज्यादा कर रहे हैं और कौन सा प्राइसिंग में कम परचेस कर रहे हैं, ये सब कुछ वहां पे वो लोग ट्रैक करेगा, कितना सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी का, कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी का वहां पे ज्यादा परचेस है, किसका कम परचेस है, किसका कम परचेस है, अच्छा कौन सा टाइम पीरियड, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक वहां पे स्टॉक में रह जा रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रहा है, ये सब एनालाइज करने में आपका ओलैप हेल्प करता है, ठीक है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं पूरा डेटा को। नेक्स्ट आपका आ गया, इसका क्या है, प्लानिंग बजटिंग में हेल्प करेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करेगा, किसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें कम इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए ज्यादा आपको और बनाना चाहिए, किसका आपको मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा देना चाहिए, किसका मैन्युफैक्चरिंग कम करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपका आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और एनालिटिकल प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो ओलैप ऑब्वियस सा बात है, इसके पास बहुत सारा डेटाबेस है, बहुत सारे स्टोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके जितने भी कोई कंपनी के स्टोर्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ वेयर हाउस स्टोर्स होंगे, उन सब का डेटा को कंबाइन करके उसको डेटा को क्लीन करके एक एनालिसिस किया जाता है, एक डिसीजन मेकिंग किया जाता है, एक क्या मतलब फ्यूचर में क्या करना है सही रहेगा उसका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा, डे टू डे टास्क, मतलब डेली बेसिस में जो टास्क हो रहा है, डेली बेसिस में जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, उसको डेटा को रिकॉर्ड करना। हर स्टोर का अपना एक डेटा है, सेल्स का अलग डेटा, आपका परचेस का अलग डेटा, स्टाफ का पेरोल का अलग डेटा, तो अलग अलग डेटा यहाँ पे बनते जाता है और ये इंस्टेंट होता है, ये डे टू डे टास्क है और ये बहुत फास्ट काम करता है, डेली बेसिस में रियल टाइम में अपडेट करता है। और उस वही आपका ओलैप क्या है, ओलैप आपका मंथ एंड में या क्वार्टरली या आफ्टर एवरी 6 मंथ या हर साल, मतलब आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर आप उसको एनालाइज करेंगे कि मेरा ये लास्ट 1 ईयर का क्या डेटा रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन सा स्टोर कैसा परफॉर्म किया है, या लास्ट 6 मंथ्स में कैसा परफॉर्म किया है, या क्वार्टरली मेरा कौन सा स्टोर कैसा परफॉर्म किया, कौन सा बिजनेस है, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, आप उसको एनालाइज करिएगा सारा डेटा को कंबाइन करके एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करेंगे डेटा माइनिंग के ऊपर। डेटा माइनिंग क्या हो गया, मान लीजिए आपका बहुत सारा, मतलब आपका जो कंपनी है या आपका जो भी बिजनेस है उसका बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब उसमें से आप क्या काम का एनालिसिस के लिए कौन सा डेटा काम का है उसको आप सिलेक्ट करिएगा, उसको उसमें जो भी एरर्स है उसको हटाइएगा। देखिए, इज द ऑटोमेशन प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, आप सारा जो भी फालतू डेटा उसको हटाइएगा, उसका एनालाइज करिएगा यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ये प्रोडक्ट का अप ट्रेंड जा रहा है, ये प्रोडक्ट का लो ट्रेंड जा रहा है, कौन सा ट्रेंड उसके अंदर हिडन है। अच्छा, ये प्रोडक्ट समर में अच्छा सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट रेनी सीजन में अच्छा सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट विंटर सीजन में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आप उसका रिलेशनशिप निकालिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका हो गया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इसका बेनिफिट क्या है, बिजनेस अपना ट्रेंड को फोरकास्ट कर पाएगा कि आने वाला 6 महीना फिर क्या होने वाला है, या नेक्स्ट रेनी सीजन में या नेक्स्ट समर सीजन में किस टाइप का प्रोडक्ट्स का अच्छा सेल हो सकता है। बेटर कस्टमर टारगेटिंग में आपको हेल्प करेगा,
आपको पता चल जाएगा इससे कि कौन सा कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से फिर उसको टारगेट कर पाइएगा, ठीक है। और आपको स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा। इसके क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करिएगा, आपके जितने भी स्टोर है सारा स्टोर से आप डेटा कलेक्ट करिएगा, जितने वेयर हाउस है सारे से डेटा कलेक्ट करिएगा। फिर आप डेटा को क्लीन करिएगा, उसमें जो भी फालतू डेटा है, जो आपका ऐसी ब्लैंक स्पेसेस है उसको रिमूव करिएगा, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करिएगा। फिर आप डेटा को रिलेशनशिप बनाइएगा, कौन सा डेटा किसके साथ सही बैठ रहा है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप बनाना है, हमको किस तरीके का एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप बनाइएगा और उसको इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको पैटर्न निकालिएगा उसमें कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या बिजनेस के लिए मेरा क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसमें एनालाइज करिएगा उस चीज को, और फिर लास्ट में आप एक डिसीजन पे पहुंचिएगा। क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है डिटेल में, आपको डिटेल का एग्जांपल दे दिए। फाइनेंस इंडस्ट्री में कि जैसे बैंक लो, बैंक आपका क्या करेगा, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, आपका क्या बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेगा, आपने कितना लोन कैसे पेमेंट किए, आपके कितने डिफॉल्ट्स हैं, आपके ऊपर कितने सारे लोन चल रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, फ्रॉड। आप मतलब मान लीजिए अब मैं मेरा डेली ट्रांजेक्शन है 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज, अचानक से मैं किसी दिन अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहा 50,000 या 1 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो बैंक क्या करेगा, बैंक समझेगा ये फ्रॉड हो रहा है, उसको वहां पे ब्लॉक कर देगा ट्रांजेक्शन। फिर आपको बैंक से फोन आएगा कि आप डिटेल्स को कंफर्म करिए कि जो 50,000 का या 1 लाख का ट्रांजेक्शन है ये आप ही कर रहे हैं, जब आप कंफर्म करिएगा तब जाकर आप वो ट्रांजेक्शन को कर पाइएगा। तो ये कैसे, ये बैंक कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई कर पाया कि अचानक से ये 50,000 का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास पास्ट रिकॉर्ड है कि पास्ट में आपका डेली ट्रांजेक्शन 5,000 टू 10,000 के रेंज में हो रहा है, तो अचानक से आपका ट्रांजेक्शन 50,000 कैसे हो गया, ठीक है। हेल्थ केयर में पेशेंट का क्या बोलते हैं पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका पास्ट में क्या क्या दिक्कतें रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन ले पाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट को नहीं बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिफेक्टिव निकल रहा है, कौन सा मशीनरी बहुत स्लो काम कर रहा है, ये सब डेटा के हिसाब से आप उसको एनालाइज कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं वेब माइनिंग के ऊपर। ठीक है, वेब माइनिंग डेटा माइनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेब माइनिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, मतलब एक डेटा माइनिंग जैसे काम करता है। डेटा माइनिंग के अंदर में एक स्टेप है वेब माइनिंग, जब आप डिफरेंट डिफरेंट जो अदर बिजनेसेस है उसके जो वेबसाइट्स है या जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है किसी रीजन का या किसी स्टेट का या कोई कंट्री का, आप उस डेटा को वहां से रिसीव करते हैं, उसको वहां से डाउनलोड करते हैं, उसको फिर अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं ना वेब माइनिंग। एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू डिस्कवर पैटर्न। आप वहां पे कोई पैटर्न को, आपके पास मान लीजिए आपका कोई नया बिजनेस है, अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है कि इस रीजन में क्या चलता है नहीं चलता है, तो आप क्या करेगा, आप जाइएगा आपका इंटरनेट में, वहां पे जाकर रिसर्च करिएगा कि यहाँ पे जो मेरा इस टाइप का बिजनेस में जो अदर कंपनीज है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसका वेबसाइट में कैसा ट्रैफिक रहा है, उसके कैसे सेल्स रहे, कौन सा प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेस्ट सेलिंग में है, क्या प्राइस रेंज रहा है, आपको प्राइस रेंज डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो इसको बोलते हैं वेब माइनिंग। आप इंटरनेट में जाके आप अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग पब्लिक अवेलेबल डेटा को आप एनालाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेसेस के लिए। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पहले एक सिर्फ ऑटोमेटेड टूल था, बट आज के टाइम में 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऑटोमेशन टूल से बहुत ऊपर जा चुका है। अब ये खुद का डिसीजन ले सकता है, वो खुद आपसे सीख सकता है कि आप कैसे क्या चीज कर रहे हो, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, खुद डिसीजन भी ले सकता है कि अच्छा आपका ये सीजन अब चेंज हो रहा है, अभी आपको ये प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना, ज्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ये प्रोडक्ट को आपको कम मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये सब आपका डिसीजन मेकिंग में भी ले पा रहा है, एनालाइज भी कर पा रहा है, आपका बिजनेस के लिए आपका एनालाइज करके आपके लिए सजेशन भी दे पाएगा आपको। तो इसका एवोल्यूशन कैसा रहा है, पहले 1915 टू 1970s में ये बस एक नॉर्मल सिंपल लॉजिक बेस्ड एक एआई था। फिर 1980s में ये क्या बोलते हैं इसके अंदर खुद का आप कुछ नॉलेज इंटीग्रेट कर पाए जिसके हिसाब से अपना आंसर दे पा रहा था। फिर थर्ड स्टेज में आया आपका मशीन लर्निंग का, जहां पे खुद से सब कुछ सीख पा रहा था। आपका जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, डेटा सोर्सेस को जब हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस को एनालाइज करके वो सीख रहा था, बहुत कुछ नया नया सीख रहा था। उसके बाद अब लेटेस्ट 2010 के बाद वाला एरा आया जिसमें एआई खुद से आपका अलग अलग डेटा को खुद से खोज के खुद डेटाबेस से कनेक्ट होके खुद का डिसीजन लेना, खुद फोरकास्ट करना, पैटर्न्स को निकालना, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाना, ये सब चीज को सीख रहा है। खुद से एनालाइज करता है, खुद से सीखता है, खुद डेटा को निकालता है, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है। का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सेल्फ फोरकास्ट और डिस्क प्रेडिक्शन में आपको हेल्प करेगा। चैटबॉट्स जो ऑटोमेटिक इंस्टेंट रिप्लाई, अब इंसान का कितना
ह्यूमन में आप कितना पैसा खर्च करिएगा, कितने सारे पर्सन्स को हायर करिएगा फॉर टेली सर्विसेज या फिर सेल्स का काम के लिए। तो इसलिए एआई चैटबॉट्स को बनाया गया जो आपका पर्सनलाइज्ड आपकी कंपनी के हिसाब से रिप्लाई देगा, आपके हिसाब से काम करेगा, आपका कंपनी का सब कुछ समझेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। फ्रॉड डिटेक्शन में काम करता है ये। स्मार्ट प्रोडक्ट्स आजकल आने लगे हैं जिसके अंदर एआई इनेबल्ड होता है। आप बहुत सारे अभी देख रहे होंगे हर प्रोडक्ट के आगे लिखा जाता है एआई इनेबल्ड। आजकल एसी भी आते हैं, एसी के आगे लिखा जाता है एआई इनेबल एसी। वो आपका रूम टेम्परेचर चेक करेगा, बाहर का टेम्परेचर चेक करेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करके आपका रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ईआरपी सिस्टम। आपका ईआरपी सिस्टम देखिए, ईआरपी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या करता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा सर, बिजनेस मैनेजमेंट में क्या? आपका मान लीजिए बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गए, आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कनेक्ट करके रखता है ये ईआरपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका काम है सारे बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कनेक्ट करके रखना। इंटीग्रेटेड सूट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट यूनिफाइज प्रोसेस एंड डेटा अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कनेक्ट करके रखता है, वेदर फाइनेंस हो, एचआर हो, सेल्स हो, प्रोक्योरमेंट हो, इन्वेंट्री हो, जो भी डिपार्टमेंट है सबको एक साथ कनेक्ट करता है ताकि बेटर आप डिसीजन ले सके, इंस्टेंटली सारा डेटा फ्लो कर सके वन डिपार्टमेंट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इंस्टेंट रियल टाइम डेटा का एक्सेस मिल सके सारे डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये आपका ऑटोमेशन लेके आता है रूटीन बिजनेस प्रोसेस में। आपका डे टू डे जो भी टास्क है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, अभी आज का अगर मतलब 1 घंटा 2 घंटा में कितना सेल्स हुआ है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का पता चल जा रहा है इंस्टेंटली कि मैं 1 घंटा में इतना सेल्स हुआ है, तब वो डिसीजन ले पाएगा कि मैं नेक्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं कितना पैसा एलोकेट कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग का इतना बजट मिल गया आज के लिए, तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा वहां पे। तो इसलिए ईआरपी का आज के टाइम में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, डेटा एनहांस डेटा एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब कोई ह्यूमन है कहीं तो डेटा को रिकॉर्ड करता है, वहां पे ऑब्वियस सा बात है वहां पे गलती होते, बहुत सारे वहां पे मिस्टेक्स होते। बट जब यहाँ पे कोई मशीन ये चीज को कर रहा है तो मशीन 99% चांस है कि वहां पे सब कुछ सही होगा और बहुत फास्ट होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को, बहुत सारी चीजों को बहुत इजीली और बहुत फास्ट मैनर में मैनेज कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सैप हो गया, ओरेकल ईआरपी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो गया, टैली हो गया फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आप लोगों ने टैली का नाम तो सुना होगा, बट आप लोग शायद सैप सैप भी आके सुने होंगे, बट टैली जो इंटरनेशनल बिजनेसेस है ना उसमें उतना डिमांडिंग नहीं है। अगर कुछ डिमांडिंग है सबसे ज्यादा वो है ओरेकल ईआरपी, फिर आता है सैप और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स। टैली क्या है? इंडिया लेवल पे छोटे छोटे जो बिजनेस है वो टैली का ज्यादा यूज करते हैं, बट जब आप बड़े लेवल पे जाइएगा वहां पे ओरेकल ईआरपी का यूज होता है, सैप का यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का यूज होता है, गूगल का भी एक प्रोडक्ट है गूगल एनालिटिक्स का, उसका यूज होता है। ठीक है, इसके साथ आपका यूनिट 4 होता है कंप्लीट, और इसके बाद आपका बचता है लास्ट यूनिट, यूनिट 3, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आप लोग का यूनिट 3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आपका, समझिए इसको, कि आप खुद का अपना कंपनी के लिए खुद का डेटा सेंटर या खुद का सर्वर आप नहीं बनाते हैं और ना मैनेज करते हैं। आप किसी और कंपनी से, जिसका काम ही यही है कि अपना डेटा सेंटर्स बना बना के लीज पे दूसरे कंपनीज को दे रहा है। एग्जांपल के लिए AWS हो गया, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। ये लोग क्या, ये लोग का काम ही यही है कि ये लोग डेटा सेंटर को बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट रीजन में और अलग अलग कंपनीज को, बिजनेसेस को लीज आउट करेगा कि आप मेरा डेटा सेंटर्स को, आप मेरा सर्वर्स को यूज करिए, इसके बदले आप मेरे को कुछ पैसा दीजिए। ठीक है, इज द डिलीवरी ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, मतलब जहां पे डेटा आपका स्टोर हो सके, सॉफ्टवेयर बहुत सारे आप देखें आजकल विंडोज भी आपका क्लाउड पे चलता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड बेस्ड चलता है, बहुत सारे ईआरपी सिस्टम है जो क्लाउड बेस्ड चलते हैं। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर को आपको खुद का सिस्टम में या खुद का सर्वर में डाउन बना के, खुद का सर्वर को अपना सेटअप करके उसके अंदर आप खुद का एप्लीकेशन उसके अंदर होस्ट कर रहे हो, इतना आपको झमेला करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे कंपनीज है जो ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप वहां से लीज पे आप ले सकते हैं। उसमें आपको जो चीज करना है आप कर सकते हैं। आपको वीडियो होस्ट करना है वीडियो होस्ट करिए, आपको एप्लीकेशन होस्ट करना है एप्लीकेशन होस्ट करिए, आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट करिए, सब कुछ आपको लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसमें अपने हिसाब से जब आपको जितना नीड है उसके हिसाब से आप उसको लीज आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर सिस्टम, कहीं से भी, दुनिया का किसी भी कोना से कोने में कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
आपका जब जितना मतलब क्या बोलते हैं खुद का आपको कहीं पर रेंट लेने का जगह, मतलब आपको खुद से कहीं आपको या कोई जगह रेंट आउट नहीं करना है, खुद का कोई सर्वर सेटअप नहीं करना है, तो आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, आपका ज्यादा हेडेक भी नहीं रहेगा। ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब मान लीजिए 3 महीना मेरा कोई उतना सर्वर पे उतना लोड नहीं है, आस्ते धीरे चल रहा है, बट जहाँ दुर्गा पूजा का या कोई सीजन का टाइम आया, जब मेरा सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जब मेरा सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप कंपनी को बोल के अपना सर्वर को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब चाहे आपको जितना एक्सपेंड करना है, आप क्विकली इसको स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है। और आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा कितना रिसोर्स यूज हो रहा है, कितना डेटाबेस है, कौन दुनिया का कोई भी कोना में कहीं से भी बैठ के कोई भी आपका डेटाबेस को जिसको आप एक्सेस दे के रखें, वो एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो ये इजिली एक्सेसिबल है। ठीक है। इसका क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव। डेटा सेंटर्स को मैनेज करना, डेटा सेंटर्स को बनाना, सर्वर्स को बनाना बहुत कॉस्टली है, सर्वर का बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं, लीज आउट करना। क्योंकि यहाँ पे कंपनी को आपका एक मतलब लाइबिलिटी आपको लेकर नहीं चलना है, भले आपके लिए लॉन्ग टर्म में एसेट बने, बट मतलब शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो टाइप ऑफ लाइबिलिटी आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए आ सकता है, आप उसको किसी अपना डेटा को होस्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वहां पे आप डाल रहे हो, तो इसलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से जब चाहे स्केलेबल स्केलेबल आप अपने हिसाब से जब चाहे इसका मतलब क्या बोलते हैं स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं, सर्वर का साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है। ग्लोबल रीच है, दुनिया का कोई भी कोना से कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। रिलायबल है, ये कभी जल्दी क्रैश नहीं होता, आपका डेटा इसमें सेफ होता है, कोई आपका डेटा कहीं पे डिलीट नहीं होता, क्योंकि इसके मल्टीपल बैकअप्स रहते हैं, तो आपका डेटा इसमें डिलीट हो या लॉस हो बहुत कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया इसके क्या क्या यूजेस है। वेब होस्टिंग हो गया, जहाँ पे वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हो। डेटा स्टोरेज एंड बैकअप, जहाँ पे अपना क्लाइंट्स के या आपका कस्टमर्स के डेटा या अपना बिजनेस का डेटा को स्टोर करते हो। डेटा एनालिटिक्स हो गया, सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। कोलैबोरेशन टूल हो गया, एग्जांपल गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, जी मीट हो गया। ये सब का आपका मतलब आप वहां पे अपना फाइल्स को अपलोड कर दिए, अब जिस टीम को आप एक्सेस देख रहे हो टीम उसके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए वो है ग्रीन कंप्यूटिंग। देखिए ग्रीन कंप्यूटिंग ना कोई कंप्यूटिंग ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन कंप्यूटिंग ना एक मतलब मान लीजिए एक प्रैक्टिस है जिसमें आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच के काम करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से आप डेटा सेंटर्स को बनाते हो। आप एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा है वो सोच के डेटा सेंटर्स में मतलब कितना कैसे उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करें कि ज्यादा पावर यूज ना हो, ज्यादा वाटर वेस्टेज ना हो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना हो, ज्यादा पॉल्यूशन ना जनरेट हो। तो ये सब सोच के जब आप कोई काम करते हो ना, जब आप अपना एक रिस्पॉन्सिबल वे में आप जो भी आईटी के पार्ट्स जो वेस्ट हो गए हैं, ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको जब आप मैनेज करते हो, आप रिसाइकलिंग का काम करते हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग, जहां पे आप एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स को फॉलो करते हो। ठीक है। इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ये आपका एनर्जी कंजप्शन को कम करेगा, आपका कार्बन एमिशन से कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और पॉल्यूशन इससे कम होता है, और एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ग्रोथ की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस पर लेना हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग क्या हो गया? आपका बिजनेस का एक सेंट्रल सर्वर हो गया जहां पे आपका बिजनेस के और सारे डिपार्टमेंट के फाइल स्टोर हो रहे हैं। ठीक है। बट लेट्स एग्जांपल के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका कहीं पे चल रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई मशीन को डिसाइड करना है कि मेरे को कब काम को स्टार्ट करना चाहिए, कब मशीन को बंद करना चाहिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं कि प्रोडक्शन यूनिट का फेज 1 कंप्लीट हो गया। अभी फेज 1 कंप्लीट होगा, ये डेटा मेन सर्वर में जाएगा, फिर आपका मशीन यहाँ से मेन सर्वर से उसको डिटेक्ट करेगा, फिर उसको एनालाइज करके यहाँ पे आपका फेज 2 के लिए आपको मतलब फेज 2 के लिए उसको काम स्टार्ट करेगा, जिससे बहुत सारा टाइम और डिले होगा। ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा नियरेस्ट सर्वर्स है, मतलब नियरेस्ट जो हमारा होस्टिंग सर्वर्स है या अपना फैक्ट्री के अंदर में ही आपका जो भी सेंसर्स है उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं कि आपस में ये लोग एक दूसरे को सारा इंफॉर्मेशन डेटा भेज सके और इंस्टेंट वे में वहां पे आप डिसाइड कर सके फेज 1 कंप्लीटेड, फेज 2 में आप बढ़ना है आगे, या यहाँ पे नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ बढ़ना है मेरे को, या नेक्स्ट पैकेजिंग की तरफ बढ़ना है, तो इंस्टेंट आप यहाँ पे डिसीजन ले पाएगा। इसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग फ्रॉम सेंट्रल सर्वर्स इसको मूव ऑन करके क्लोजर डेटा सोर्सेस पे, मतलब आपका जो भी नियरेस्ट सर्वर्स या फिर आप सारे डिवाइसेस और सेंसर्स को एक साथ खुद कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इससे क्या लेटेंसी बहुत कम रह जाता है, बहुत लेटेंसी से कमता है, तो आपका और भी फास्टर वे में आप इसको कर सकते हो कोई भी काम को। बैंडविड्थ कॉस्ट आपका बढ़ेगा,
कोई यहाँ से डेटा आपका 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करेगा फिर वहां से आएगा, तो यहाँ पे आपका बैंडविड्थ का भी तो कॉस्ट लग रहा है ना, कि कितना डेटा आपका कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना दूर से वापस आ रहा है, तो बैंडविड्थ कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो आपका यदि पास में सर्वर होगा तो बैंडविड्थ कॉस्ट भी आपका कमेगा, और प्राइवेसी भी आपका क्या बोलते हैं, आपका प्राइवेसी भी इंप्रूव होगा। हम लोग क्यों बोलते हैं कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इंडिया का डेटा कोई और कंट्री में है, उस कंट्री के साथ इन फ्यूचर हम लोग का कुछ डिबेट हो गया या फिर कुछ उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई झमेला हो गया, कोई वार लाइक सिचुएशन हो गया, तो वो जो कंट्री है अगर मेरा सारा इंडिया का डेटा का एक्सेस और कंट्रोल स्टॉप कर देगा तो हमारे इंडिया का सारा डेटा उन लोगों के पास है। अब वो लोग सारा डेटा को चेक करके जो चाहे डिसाइड करके कौन सा जोन में कहाँ पे हिट करना चाहिए सब डिसाइड कर सकता है। इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट ये फोकस करके रखा है कि इंडिया का जो भी डेटा है वो इंडिया के सर्वर्स में स्टोर हो, लोकली स्टोर हो, इंडिया का जो भी डेटा सेंटर्स है वहां पे स्टोर होना चाहिए, ताकि हम लोग का प्राइवेसी का कोई भी मतलब लॉस ना हो, प्राइवेसी लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बिग डेटा। बिग डेटा क्या हो गया ना, जहां पे हम लोग बहुत टीवीज, थाउजेंड ऑफ टीवीज ऑफ डेटा का जब बात करते हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनीज, एग्जांपल के लिए आपका टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, इन लोगों के पास बहुत डेटा, इन लोग इतने सारे, एक ब्रांड के अंदर इन लोग का थाउजेंड ऑफ कंपनीज है, तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा हो गया आप सोच सकते हैं। इन सारे डेटा को जब आप मैनेज करते हो, इसको इस सारे डेटा को एक साथ बोलते हैं हम लोग बिग डेटा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स है जिसको हम लोग को सबको स्टोर करना है, और फिर उसमें से आप अपने हिसाब से कब आपको कौन सा डेटा को या किस कंपनी का डेटा एनालिसिस करना है उसके हिसाब से उस डेटा को फेच करते हो, क्लीन करते हो, अपने हिसाब से उसको क्लीन करोगे, फिर उसको ऊपर अपना काम करोगे फर्दर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग क्या हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया आपका, मान लीजिए आपका यहाँ पे नॉर्मल वे में यदि हम लोग कंप्यूटिंग में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि 1000 होता है, टीबीज होता है, 01 कंप्यूटर कैसे हम लोग का डेटा रिसीव करता है, 0101 करके डेटा रिसीव करता है। बट जब बात क्वांटम कंप्यूटिंग की आता है ना, तब यहाँ पे क्यूबिट्स चलता है। कहाँ गया आपका, देखिए क्यूबिट्स चलता है आपका, यहाँ पे आपका 0101 का डेटा नहीं चलता है, यहाँ पे 1000 और टीबीज में डेटा नहीं चलता है, यहाँ पे क्यूबिट्स में डेटा चलता है, मतलब बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, quantum computing uses the principles of quantum mechanics like superposition and entanglement, allowing computation beyond the reach of classical computers। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर या नॉर्मल सर्वर्स या नॉर्मल सिस्टम्स है उसके बियॉन्ड है ये मेनली यूज होता है स्पेस रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, ये सब क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा होता है और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, लार्ज वास्ट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज होता है। ठीक है, अच्छा, हाउ डज ग्रीन कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूट टू बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, ये हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपका कमेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मतलब आप दिखा रहे हो कि आप एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी हो, तो कस्टमर से बोलेंगे कि हम इस कंपनी को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि ये एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, तो इस कंपनी को हम ज़्यादा मानेंगे, इस कंपनी का प्रोडक्ट्स हम लोग परचेस करेंगे। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट को आप जितना कम से कम हो सके उसके ऊपर आप काम करते हो, जो लोकली मतलब लोकल लेवल में जो एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेस है उसको यूज करने का मतलब सस्टेनेबल वे में आप उसको यूज करने का ट्राई करते हो। ठीक है, प्रमोट पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी, इससे आपका एक पॉजिटिव इमेज जाता है सोसाइटी में। ठीक है, इसके साथ आपका यूनिट 3 होता है कंप्लीट, और हम लोगों ने आपका पांचों यूनिट, ऑल 5 यूनिट्स हम लोग आपका कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ऑल 5 यूनिट्स आपको हम लोग कवर कर चुके हैं इस वन शॉट में, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसके अंदर हम लोग अब टाइम दे चुके हैं कि कौन सा चैप्टर कितना टाइम में स्टार्ट हो रहा है, आप अपने हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चैप्टर को पढ़ने के बाद मतलब इस सारा वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात किए, आपको खुद से पढ़ना होगा ताकि आप एग्जाम में खुद का वर्ड्स में लिख सके या उस कीवर्ड्स को आप रिट्राइव कर सके। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम में आंसर्स आपको लिखना है, मेरे को नहीं लिखना है। तो वीडियो देखने के बाद, सब कुछ समझ जाने के बाद आपके लिए आंसर्स को पढ़ना इजी रहेगा, क्योंकि आप बिना वीडियो देखे यदि आप आंसर्स पढ़ने जाएंगे तो आपने उस कई वर्ड के बारे में सुना ही नहीं है, आपको उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगा। इसलिए पहले आप ये पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपना जो भी हम लोग का पीडीएफ है उसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आंसर्स है, इजी मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसको लिखा है, मतलब बनाया गया है, आप उसको पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप लोग एग्जाम के लिए। ठीक है।